इतना नहीं मुझको करना चाहिए। क्लास नंबर कौन सी होगी? 7 रख लो, कंबाइन करके डालना ही। वैसे मैंने दोनों कल वाली क्लास तक कंबाइन करके डाल दिया वो, समझ में। इस क्लास नंबर 7 बना लो, हिस्ट्री की क्लास नंबर 7 बना लो, ठीक। चलो आ जाओ। तो हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल देख रहे। पिछले वाली क्लास के अंदर मैंने बहुत गहराई और सूक्ष्मता के साथ अध्ययन करा, और मैंने तुम्हें समझाया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ना, इसके कुछ प्रमुख स्थल पढ़ रहे थे, और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, हेडिंग हमारी यहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। और मैंने पहले क्या किया तुम, मैं साथ साथ कल्चर भी लेके चलूँगा, इसलिए तुम्हें संस्कृति कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं साथ साथ संस्कृति, कला संस्कृति वाला टॉपिक साथ में लेके चल रहा हूँ। यानी इतिहास तो पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करूँगा ना, इसके कला संस्कृति से जो सवाल आते हैं मैं साथ साथ बता के चलूँगा। कला संस्कृति यानी मेंस का टॉपिक के लिए कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, और भी गहरी समझ उसके साथ हो जाने वाली, और आंसर राइटिंग में साथ वगैरह चलूँगा। 2 दिन फालतू, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया क्या कहने की कोशिश करी जा रही? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल। और जब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल समझ लोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने तुम्हें बताया था 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी। ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं है। इसे यूँ नहीं है कि मिस्र और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसे 2-4 लाइन में समेट कर रख दिया, नहीं। मैंने कहा मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों को मिला दो, उनका क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल उन दोनों की सभ्यता से 8 गुना बड़ा था। जब पूरे विश्व के अंदर मिस्र की सभ्यता का डंका बज रहा था ना, और वर्तमान समय में जब इसका पता करा गया, आज इसका क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र की सभ्यता 20 गुना बड़ा, इतना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं आती। इसलिए हम ना आज इस पर बड़ा ईगो दिखा सकते हैं इस सभ्यता पर। उत्तर में मांडा सर, नीचे देवाबाद तक, यहाँ आलमगीरपुर तक, यहाँ हमारा सूचकांगे डोर तक, ये पूरा का पूरा एरिया सिंधु घाटी सभ्यता का। और आज भी ना सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य लगातार अलग अलग स्थानों से मिलते रहते हैं। समझ में आया बात? है मेंस में लिखने में काम आगा जो भी मैं लाइन बोल रहा हूँ, इसलिए गौर से सुन लो क्या समझा रहा हूँ। और सिंधु घाटी सभ्यता का जब कल मैंने तुम्हें एक स्थल पढ़ाया ना, उसका नाम हड़प्पा था, पहला स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था। सब लोगों का भ्रम टूट गया जब पहली बार 1921 में दयाराम सरनी ने हड़प्पा की खोज करी। पश्चिमी जितने भी इतिहासकार थे सबका हलक बंद कर दिया। सबका क्या बंद कर दिया? हलक। पता क्या कहते थे? चिल्ला कर, हमारे यहाँ की पश्चिमी संस्कृति बड़ी सर्वोच्च। हमारी यहाँ संस्कृति ना, मनुष्य का जो जन्म है ना वो पुरानी सभ्यता, जो पुरानी जो घाटियाँ, नदी घाटियाँ, उनमें ही हुआ। पश्चिम की जो नदी घाटियाँ उसमें ही हुआ। मनुष्य भारत में नहीं, भारत का कोई कल्चर ही नहीं है, भारत का कोई इतिहास ही नहीं है। और सारी थोड़ी बदल दी गई जब 1921 में, 1922 में 2 शहर बड़े खोजे गए, क्योंकि उस जमाने में ना भारत का हिस्सा हुआ करते थे। ये जो शहर उस जमाने में भारत का हिस्सा हुआ करते थे। एक लकीर खींच देने तो कोई इतिहास थोड़ा बदल जाने वाला। समझ में आए बात? या तो भारत ही तो पापा है इनका सबका, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम ना दूसरे स्थल को पढ़ेंगे, उसका नाम मोहनजोदड़ो। जब मोहनजोदड़ो को पढ़ोगे और हड़प्पा को पढ़ोगे और भी नए नए नगर पढ़ोगे तुम, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था किसी भी स्थल को जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसको पढ़ने का मेरा दृष्टिकोण क्या होगा। सबसे पहले मैं उसकी बात करूंगा वो खोजा कैसे, सबसे दूसरे नंबर बात करूंगा वो इस टाइम वर्तमान समय में है कहाँ, तीसरे नंबर बात करूंगा वो कौन सी नदी के किनारे, चौथे नंबर में बात करूंगा वहाँ से मिला क्या। सही बात है, वहाँ से मिला क्या, ये मैं मैंने बताया था। तो किसी भी स्थल के बारे में हम डिजाइन करेंगे। और एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, उसका नाम था कि वहाँ का नगरीकरण कैसा था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ये एक नगरीय सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका एक ही डिजाइन फेमस हुआ, इसका डैनिज पैटर्न, जिसे हम कहते हैं वहाँ का नगरीकरण कैसा था। तो नगरीकरण को विशेष तौर पर फोकस देंगे हम। और वो ना यूपीएससी ऐसे सवाल आराम से दाग को प्यार के साथ सवाल पूछेगा तुमसे कि यहाँ का नगरीकरण कैसा था। लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में ज़्यादा सारे स्थल नहीं पढ़ने, 8 स्थल को बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना। अभी मैं केवल एक ही स्थल पढ़ाया हूँ, उसका नाम था हड़प्पा। अब मैं आपको दूसरा स्थल पढ़ाने वाला हूँ, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो पर स्पेशल इस नाम को निकाल कर पिक्चर बनाएगी। और मैं चाहता हूँ प्रत्येक छात्र की पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। और इतिहास की गहरी समझ करनी तो पिक्चर का नाम बताया, टाइम लगा कर जरूर देखो। सही बात है, वहाँ चाट मसाला लगा के बताया जा, और वहाँ वो भी बताया जा उसमें वहाँ से मिला क्या क्या, और ये भी बताया जाएगा सभ्यता पतन कैसे होगी। तो मोहनजोदड़ो पूरी पिक्चर बनाई गई ऋतिक रोशन की। टाइम निकाल कर थोड़ी थोड़ी करके जरूर देखो। समझ में आया बात है? तो जो बनाया जाए इतिहास के फैक्ट, इसमें इतिहास में रुचि बढ़ सकती है। हो सकता है तुम ऑप्शनल भी ले सकते हो, अगर तुम अच्छा लग रहा है ना मैंने समझाया हुआ, तुम ऑप्शनल में भी जा सकते हो। उसके लिए डबल बेनिफिट होगा उसका, ऑप्शनल में भी काम आ जाने वाला, लिख भी बहुत अच्छा दोगे, और उसके साथ साथ इसमें भी काम आ जाना है। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम के, जिन्हें हिंदी साहित्य नहीं पसंद होगा, वे हिस्ट्री पे चले जाओ। हिस्ट्री अच्छी समझ में आ रही है तो याद भी रहती है। समझ में आया बात? या ठीक।
कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े तो आज की हमारी दूसरी हेडिंग, उसका नाम क्या है हमारा? मोहनजोदड़ो। हेडिंग नहीं, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल। और ये प्रतिनिधि स्थल है। कैसा? प्रतिनिधि स्थल का मतलब ये होगा इसके बारे में पढ़ना ही पढ़ना, कुछ विशेष स्थल है। समझ में आए बात? ये सिलेक्टेड, बहुत पुराना स्थल हो चुका है। तो हमारा दूसरा जो हमारा स्थल है उसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अच्छा ये बताओ वर्तमान समय में है कहाँ जी? पाकिस्तान का एक प्रांत, सिंध प्रांत। कौन सा? जिस तरह हमारे उत्तराखंड, यूपी, इस तरह पाकिस्तान में पड़े सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत के अंदर ना एक जिला, उसका नाम है लरकाना जिला। लरकाना जिला, पाकिस्तान का भी जिला लरकाना जिला। हाँ, पाकिस्तान का जिला लरकाना जिला। उस लरकाना जिले में ये हमारा मोहनजोदड़ो पड़ता है। कल मैंने तुम्हें इसका वीडियो भी दिखाया था मोहनजोदड़ो का। सही बात है। आज मैं इसका वीडियो भेज दूंगा, देख लेना। 8 या 9 मिनट का वीडियो उसका हो ग्रुप में। सिंध प्रांत यूट्यूब पर भी सर्च कर दे सकते हो। ये डाल लोगे मोहनजोदड़ो, आराम से आ जाएगा प्यार के साथ। मोहनजोदड़ो, ठीक, डॉक्यूमेंट इन हिंदी, ऐसे डाल दे करो, ठीक। सिंध प्रांत और लरकाना जिले में मौजूद है। अब सवाल है इसकी खोज किसने करी? इसके जो खोज करता थे कौन थे? इसके जो खोज करता थे, यानी एक टीला था, ये भी एक टीला था, ये भी एक टीला था। इस टीले की खोज किसने करी? इस टीले की जो खोज करी है ना, वह करी रखलदास बनर्जी। रखलदास बनर्जी, इसे आर डी बनर्जी या रखलदास बनर्जी भी कहते हैं। रखलदास बनर्जी, रखलदास बनर्जी। तो रखलदास जो बनर्जी है ना, इन्होंने इसकी खोज करी। अच्छा कब करी खोज ये भी तो पता होना चाहिए। 1922 ईस्वी में। समझ में क्या बात है? छोटी छोटी परीक्षाओं इतना ही पूछ ले मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। अभी वो जहाँ से निकलने वाला है यहाँ, तो थोड़ा गौर से समझना, बहुत प्यार के साथ समझना। समझ में आया बात है? मैं भी कह रहा हूँ मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा, ठीक, सबसे ज़्यादा मोहर मिली मोहनजोदड़ो से। मोहर, ये मोहर मार कर दो इस तरह कर, लेकिन अलंकृत मोहरें नहीं मिली। ये बात मैं विशेष तौर पर बताया था। यूपीएससी पढ़ने के लिए, यूपीएससी का सिलेबस पढ़ने के लिए इतनी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। समझ बात है? हर दिन पढ़ना पड़े, हर दिन पढ़ना नहीं, मरना पड़े। समझ नहीं बात है? हर दिन पढ़ना पड़ेगा, हर दिन सिलेबस पक्का करना पड़ेगा। एक भी दिन ऐसा नहीं तो जिन पढ़ाई ना करी हो, जिस दिन चूहे कूदने चाहिए पेट में, क्यों नहीं करी? व्हाट आर डूइंग इन दिस टाइम? 100 क्वेश्चन पूछे आप ना अपने आप से कि क्या कर रहे हो, क्या से होगा? नहीं होगा। 1922 ईस्वी में। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 1922 ईस्वी में इसकी खोज हो चुकी। अब सवाल है कौन सी नदी के किनारे? समझ आई बात है? कौन सी नदी के किनारे ये भी पता होना चाहिए। ये नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के पता कौन से तट पर? सिंधु नदी के दाएं तट पर। और हड़प्पा पता कौन सी नदी के? रावी नदी के बाएं तट पर। ऐसे भी सवाल यूपीएससी उसमें पूछ सकता है। ऐसे सवाल पता कहाँ पूछ लेता? ऐसे सवाल पूछ लेता उसके अंदर, पीसीएस के अंदर। किसके? पीसीएस। जितने फैक्ट मैं बताऊंगा इतने फैक्ट तुम्हें याद रखने होंगे। अब सवाल, भाई जी मोहनजोदड़ो मिला तो वहाँ का नगरीकरण कैसा था? नमस्ते, है नहीं वहाँ को? देख लो। अब यहाँ का नगरीकरण कैसा था? यहाँ के नगरीकरण की थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि जब मैं नगरीकरण की बात कर रहा हूँ ना, तो यूपीएससी को बड़ा प्रेम है। यहाँ तो यूपीएससी के मेंस को प्रेम है। बड़े आराम से प्यार का सवाल निकाल कर सवाल पूछा कहाँ से तुमसे कि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछा हो कि बताओ वहाँ का नगरीकरण कैसा था। तो वहाँ के कुछ फैक्ट याद रखने चाहिए कि वहाँ का नगरीकरण कैसा था, दिमाग में बस जाना चाहिए। दुनिया की तुम रट्टा मार रहे। जैसा मैंने हड़प्पा का नगरीकरण पढ़ा था, बिल्कुल सेम पैटर्न है यहाँ का भी, बिल्कुल सेम पैटर्न। कुछ बदलाव भी दिखाई देगा, जो बदलाव दिखाई देगा वो भी देख लेंगे हम क्या क्या मिला यहाँ से। इधर भी एक पश्चिमी दुर्ग हुआ करता था, ये पश्चिमी दुर्ग हुआ करता था। यानी हड़प्पा छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, कि मैं जूम करके देखो यहाँ से। जब इसकी खुदाई करी गई और खुदाई करने के बाद ये पाया गया एक पश्चिमी दुर्ग हुआ करता था, ये थोड़ा ऊंचाई पे हुआ करता था। पश्चिमी दुर्ग का मतलब टीला हुआ करता था, बड़े बड़े किले हुआ करते थे, शायद जहाँ पुरोहित वर्ग रहता हुआ। कौन सा वर्ग? एक हमारा पूर्वी टीला हुआ करता था, इसे हम पूर्वी टीला बोलते थे। शायद यहाँ व्यापारी वर्ग रहता होगा, व्यापारी वर्ग या श्रमिक वर्ग या गरीब बस्ती के लोग इधर रहते होंगे। और ये भी पाया गया इसमें कि जो ये दुर्ग बनाया गया था ना, कितनी बेहतरीन व्यवस्था थी। तो सोचो, इसकी चारों तरफ एक पक्की ईंटों की दीवार थी। अब सोच सकते हो आप, पक्की ईंटों की दीवार थी इसके चारों तरफ। जो दुर्ग था, पक्की ईंटों की दीवार। और बहुत सारे लोगों के अंदर कमरे बने हुए थे, घर बने हुए थे, ऐसा करके डिजाइन अच्छे तरीके से कॉलोनी बनाई गई थी, बिल्कुल डिजाइन वाली कॉलोनी थी पूरी को। ये पक्की ईंटों की दीवार, और जो अंदर है ना, ये कच्ची ईंटों की दीवार थी। यहाँ पक्की ईंटों की दीवार, कच्ची ईंटों की दीवार। ये वाला पथ था ना, इसे शोभा पथ बोल लेते हैं, शोभा यात्रा पथ। इस पर शोभा यात्रा निकलती होगी शायद। और यहाँ ना किलेबंदी की गई थी, रक्षा प्राचीर, रक्षा करने के लिए सैनिक खड़े करे गए थे यहाँ से। ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं, जो हमें जानकारी मिलती है।
जैसा जैसा ये हमारा पश्चिमी दुर्ग, ये पश्चिमी दुर्ग, पश्चिमी दुर्ग, ये हमारा पूर्वी दुर्ग, पूर्वी दुर्ग, इसे नगर टीला भी बोलते हैं, नगर टीला। ये इसका भी डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही देखा गया, इन्हें भी सुरक्षा प्रदान करी गई थी। जो हमारा पूर्वी दुर्ग था ना, ये भी जो हमारा पूर्वी दुर्ग था, ये पूर्वी दुर्ग का मतलब पूर्व की तरफ जो टीला था उसमें भी बहुत छोटे छोटे घर बनाए गए थे, और छोटे छोटे घर बनाए गए थे। ऐसा मानना रहा, ऐसा रहा होगा इस मोहनजोदड़ो के अंदर कि शायद यहाँ श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग यहाँ रहता होगा, और जो पुरोहित वर्ग था ना इस क्षेत्र में रहता था। लेकिन सवाल ये पूछेगा तुमसे कि मोहनजोदड़ो के अंदर से सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली? जब हम हड़प्पा पढ़ रहे थे ना, हड़प्पा के अंदर तो जो सबसे बड़ी इमारत मिली, बड़े बड़े घर, वो अन्नागार मिला, बहुत बड़े बड़े गोदाम मिले, उसके अंदर हम अन्न रख सकते थे। समझ नहीं बात या? अन्नागार मिले, पता कहाँ से मिले अन्नागार? अन्नागार इस स्थान से मिले, अन्नागार मिले यहाँ से, हड़प्पा से। लेकिन यहाँ पता क्या मिला? जो सबसे बड़ी इमारत मिली, उस इमारत का नाम स्नानागार। स्नानागार वो बहुत फेमस है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रटते हैं बच्चे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली। अगर पूछा जाना कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मिली, और यहाँ पश्चिमी दुर्ग से मिली, वहाँ पूर्वी दुर्ग से नहीं मिली, पश्चिमी दुर्ग से मिली। ऐसा वहाँ का नगरीकरण था, बीच में यहाँ गैप छोड़ दिया गया था पूरा का पूरा। समझ नहीं आती है? यहाँ के लोग इनकी सेवा करते थे, ये यहाँ श्रमिक वर्ग रहता था, यह सेवा वर्ग, दास वर्ग इधर रहा करता था, दास वर्ग, श्रमिक वर्ग, व्यापारिक वर्ग सारा इधर रहा करता था, और जो पुरोहित वर्ग था वो इधर रहा करता था। और जो हमारा पश्चिमी दुर्ग है ना, पश्चिमी दुर्ग के अंदर से पता क्या मिला? एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ मिला, ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ को बोलते हैं स्नानागार। क्या मिला? स्नानागार, स्नानागार। याद रहेगी बात? या बहुत बड़ा यह ना मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, यह मोहन इमारत समझते हो, भवन एक प्रकार का जिसमें बहुत ज़्यादा ईंट लगी हुई थी। समझ में बात है? जो सबसे बड़ा था, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। कोई दिक्कत? यहाँ का हड़का नगरीकरण समझ में आया? ठीक। और समझो, कौन सी नदी किनारा था बताओ? अच्छा, सिंधु नदी किनारा था। ठीक। अच्छा, क्या मिला था स्नानागार? एक हमारे इतिहासकार है जॉन मार्शल, जिन्होंने सबसे पहली बार, जॉन मार्शल वही हैं जिन्होंने इसकी जानकारी दी थी, जो पुरातात्विद थे। उन्होंने ना इस इमारत को, इस स्नानागार को तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा। तत्कालीन विश्व का यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य, कि ऐसा कैसे हो सके कि इतना बड़ा स्नानागार मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात। कि 5000 साल पहले लोग स्विमिंग पूल तो वाकिफ थे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 5000 साल पहले लोग, और जो स्नानागार मिला ना उसका डिजाइन भी तुमको दिखाऊंगा, स्नानागार कैसा मिला हो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम, कि स्नानागार है कैसा हो। बस इतनी बात याद रखना। ये जॉन मार्शल है ना, क्या नाम है? जॉन मार्शल। उन्होंने, जॉन मार्शल ने पता क्या कहा? इस स्नानागार को, यह जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, इस जॉन मार्शल ने पता क्या कहा? तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य। किसने कहा बताओ? इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? और भी समझते हैं, और बहुत गहरे से समझने की कोशिश करते हैं आज। ठीक। यहाँ क्या मिला? यहाँ पुरोहित आवास। पुरोहित आवास समझते हैं? जो बड़े लोग हुआ करते थे, जो शायद प्रशासकीय वर्ग रहा होगा, जो मोहनजोदड़ो पर जिसका कब्जा रहा होगा, जो इसे पूरे को संचालित करता होगा। राजनीतिक वर्ग भी कह सकते हैं, पुरोहित वर्ग के साक्ष्य मिले। पुरोहित वर्ग यहाँ रहता था, पुरोहित वर्ग का आवास कह सको। यहाँ से क्या मिला? पुरोहित वर्ग का आवास। पुरोहित, जैसे मैं डिजाइन कर रहा हूँ ना, ऐसे ही करना बिल्कुल। ऐसा करने से, डायग्राम बनाने से, थ्योरी लिखने से बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। थ्योरी लिखने से बहुत बढ़िया, अगर थ्योरी लिखने लगे ना तो बहुत सारा हो जाएगा, सही बात है। इस तरह कर नगरीकरण भी साथ साथ पढ़ लिया। जो पश्चिमी दुर्ग वहाँ से पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले। पुरोहित आवास के साक्ष्य किसके? पुरोहित आवास के साक्ष्य।
हाँ, ये पुरोहित आवास के साक्ष्य मिले यहाँ सर, याद रखना बात। और ये पुरोहित आवास के साक्ष्य यहीं से नहीं मिल रहे। सिंधु घाटी सभ्यता के मैं जितने भी स्थल पढ़ाऊंगा ना, उनका डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही है। उनका डिजाइन बिल्कुल ऐसा ही, एक पश्चिमी दुर्ग मिलेगा, एक पूर्वी दुर्ग मिलेगा। पश्चिमी दुर्ग होगा उसमें पुरोहित आवास मिलेगा, पुरोहित आवास के साक्ष्य मिलेंगे। जो व्यापारी, जो पुरोहित वर्ग वो इधर रहता होगा, और जो हमारा श्रमिक वर्ग वो इधर रहता होगा। समझ बात? यानी इस अंदाजा तो लगा जा सके कि उस समय के समाज में कहीं ना कहीं स्तरीकरण तो था। आया समझ में? उसके में जो लेवलाइजेशन हो ना, लेवलाइजेशन का मतलब उसके अंदर उस समाज में भी स्तरीकरण था। जैसे वर्तमान समय के समाज में तुम स्तरीकरण देखते हो, यहाँ देखो बड़ी जाति के लोग होंगे, फिर छोटी जाति के, फिर उससे नीचे जाति के, इससे नीचे जाति के, उससे नीचे जाति के। समझ बात है? जैसे क्लास, इस क्लास में लग रहा तुम स्तरीकरण होगा, यहाँ तो सब समानता, मुझे नहीं लगता। और लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज समानता पर आधारित था। तो समानता पर आधारित था, इन लोगों को घर अलग बनाने की जरूरत क्या थी? बराबर बनाना चाहिए नहीं। इतिहासकार बस बोल दिया, जो भी था लोगों ने मान लिया, लिख लिया। वे कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ना, वो समतामूलक समाज था। मुझे तो लगता नहीं कहाँ का समतामूलक समाज था। और तुमने लिखा भी होगा, ये पढ़ते हुए लिखा था कि सिंधु घाटी, तो तुम लग रहा है जो समाज में स्तरीकरण पाया जा रहा, तो तुम कैसे कह सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज समतामूलक समाज था? कैसे कह सकते हो? मुझे तो कहीं तक भी ये बात तार्किक नहीं दिखाई देती। इसलिए विषय इतिहास का तो हम भी अध्ययन करते हैं। सही बात है, हम तो सोते सोते भी इतिहास पढ़ते रहते हैं। बात समझ आई? तो मुझे तो लगता नहीं। तो इस समय देख कर नजर लगा जा सका कि कहीं ना कहीं समाज के अंदर स्तरीकरण तो था, लेकिन चरम पर नहीं आता, अपना क्लाइमैक्स पर नहीं आता वो। अगर वो अपने क्लाइमैक्स पर होता ना, तो जब भी वो उभर का आता। जैसे मैंने कल तुम उदाहरण दिया था, मैंने कहा था वर्तमान समय में महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं, माता देवी की इतनी सारी मूर्तियाँ, इतनी सारी माताएं इतनी पूजा करते हैं, क्या वर्तमान समय में महिलाओं के साथ समानता है? कहाँ समानता? कहीं भी तो नहीं है समानता महिलाओं के साथ। तो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो, और क्या क्या मिला यहाँ से? अब जो यहाँ से मिला, पहले इसके बारे में समझते हैं। जो यहाँ से स्नानागार मिला ना, स्नानागार थोड़ा दिलचस्प है। तुम चाहे तो उसका यूट्यूब पर ना जाकर उसका जो स्नानागार मिला, उसका 40 फुट लंबा हो। कितना हो? 40 फीट। पता कितना हो? 40 फीट। एक घर ही हो रहा हमारा, एक घर ही हो रहा, एक घर हो रहा, 1 2 3, 10 फुट का घर, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40, 4 घर बराबर में खड़े कर दो, इतना लंबाई है उसकी। 20 फुट चौड़ा स्नानागार, यानी बहुत सारे लोग एक साथ आते होंगे। उसका डिजाइन कुछ इस तरह। जो स्नानागार मिला ना, उसको थोड़ा बना के दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें और भी फीलिंग आ जाए। 40 फुट लंबाई है। दिक्कत इस तरह नहीं है, इतना बेहतरीन डिजाइन है ना, मतलब सोचोगे ना तुम, यहाँ ना अंदर उतरने के लिए इसमें सीढ़ियाँ भी बनाई गई, अंदर उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई गई। अब सोच लो तुम, वर्तमान समय तुम जाओ हरिद्वार में, हर की पैड़ी पर जाओ तुम, हर की पैड़ी पर ऐसे उतर के वहाँ पूजा पाठ करते हो। शायद पूजा पाठ करने वाला स्थल रहा हो, ये भले ग्रेट बात बता रहा हूँ। समझ बात क्या? लेकिन बाद में जाकर पता चला, सुन लो ध्यान लगाकर, ये ग्रेट बात ही था। जब भी ग्रेट बात के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिले, इसका अगर तुम डिजाइन देखो ना, ये पानी ऐसे डाल रहे बिल्कुल, इस साइड से पानी डाल रहे, उस साइड इस साइड से पानी की निकासी हो रही। इसके अंदर जो दीवार थी ना, पहले कच्ची ईंट लगाई थी, फिर पक्की ईंट लगाई गई थी, और उसको चूने से लेप करा गया था ताकि पानी रिस का अंदर न जा सके, भूमि के अंदर न जा सके पानी। इतनी उन्नत व्यवस्था पानी को निकालने के लिए, इतना अच्छा ड्रेनेज पैटर्न है। और जहाँ तो पानी निकलता था ना, यहाँ तुम देख नहीं सकते नीचे पानी कहाँ जा रहा है। यानी मलेरिया का भी खतरा नहीं है, मच्छर आएंगे तो नीचे रहेंगे। समझो तो यहाँ कितना बेहतरीन डिजाइन है। और ये मैं आज की बात है ना, 4800 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। यानी 4800 साल पहले मनुष्य इतना डेवलप था, उसे इतनी तमीज थी। अब सोच लो वर्तमान समय का जो समाज है, और यूपीएससी बार बार निकाल कर सवाल पूछ रहा कि वर्तमान समय में हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, वर्तमान समय का जो नगरीकरण है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से कैसे भिन्न हो, और वर्तमान समय में हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से क्या सीख सकते हैं। हम ये पैटर्न सीख सकते हैं यहाँ से। सही बात, ये पैटर्न सीख सकते हैं यहाँ तक। तो जो भी हम इतिहास से सीख सकते हैं ना, वही हमें घुसाना है इसमें। और यही बातें तो निबंध में लिखनी पड़ती हैं कि इतिहास से हम क्या सीख सकते हैं। सही बात है। अपने अतीत से हम क्या सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं हम अपने अतीत से। जो तुम्हें लग रहा है ना, तो सीख लो, क्या दिक्कत हो रही, बुराई क्या है इसमें? पता क्या सर, इस दिशा को क्या बोल रहे हैं? इस दिशा को इसे बोल लेंगे पश्चिमी दिशा, पूर्वी दिशा, उत्तर दक्षिण। इसे बोल लेंगे उत्तर उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा तो पानी आता था, और जो ना जो दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा, उससे पानी निकासी होती थी। जो ग्रेट बात था, 40 फुट लंबाई और 20 फुट के आसपास चौड़ाई थी इसकी। समझ में आई बात? यार बहुत गहरा रहा होगा। और मुझे तो ये गहरा भी ठीक ठाक 8-9 फुट के आसपास गहरा था। तो जो भी गहरा रहा होगा, यानी उस समय के लोग तैराकी तभी परिचित थे। 8-9 फुट का कोई आदमी थोड़ा ही रहने लगा।
सही बात, 8-9 फुट इतना सारा बैठा जितना एक मकान। इसका मतलब है जब इतना गहरा ग्रेट बात होगा, पानी भरा हुआ होगा इसके अंदर, तो इस समय के लोग थे ना जो वे तैराकी से भी परिचित थे। अब तरह तरह की तुम अंदाजा लगा सकते हो इस तरह ग्रेट बात। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक? 8-9 फुट बहुत हो, सर थोड़ा ही हो। चल कोई बात नहीं, जैसे इतिहास में इंटरेस्ट हो ना, आगे की जानकारी जुटा लेना। छोड़ दिया मैंने, थोड़ा इंटरेस्ट पैदा करके छोड़ दिया, यही काम था मेरा। पीछे बैठी ना दीदी रिसर्च कर रही इतिहास पर। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो कोई प्रॉब्लम? अब सवाल है यहाँ तो और क्या मिला ये भी बताओ। सबसे बेहतरीन चीज़ जो बताने जा रहा हूँ तुम्हें, जो पूर्वी दुर्ग है ना, इसका पूर्वी दुर्ग तक एक नर्तकी मिली डांस करती हुई। तुमने देखी है इसका चित्र देखा? बड़ा मुझे तो लगा वैसे ही खड़ी हुई, इन्होंने पता नहीं कहाँ का डांस दिखा, ऐसा करके खड़ी है। ये होगा उसका फोटो, कांसे की बनी हुई पूरी पूरी, कांसे की बनी नर्तकी मिली यहाँ तक, कांसे की बनी नर्तकी। एनसीईआरटी फोटो दे रखा है इसका। कांसे की बनी नर्तकी मोहनजोदड़ो। क्या बनी? डांस कर रही है। या मेरी मूर्ति कांसे की बनी हुई पूरी है, डांस कर रही है। इसका नाम लग रखा है कि कांसे की बनी नर्तकी। हाँ, कांसे की बनी नर्तकी। ख्याल हो सर? हाँ, वर्तमान समय की तो इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं जा सकी, इसके नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ। इसकी स्क्रिप्ट ना वो पढ़ी नहीं जा सकी। आपको जानकारी हो ना तो पढ़ो से जाकर। सही बात। इंग्लिश तो है नहीं, प्लीज टॉक टू मी, ऐसा तो है नहीं था, तो उठा कर पढ़ लगे सर। ठीक, चलो इतनी बात बताओ, समझा नहीं यही? और क्या मिल रहा है यहाँ तो और भी समझ लो। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो? मोहनजोदड़ो का अर्थ हो मृतकों का टीला। 42 नरकंकाल मिले यहाँ से, 42 नरकंकाल, पूरे के पूरे उनका कंकाल मिला पूरा पूरा। और जो 42 नरकंकाल मिले ना, 42 नरकंकाल के अंदर था ना 6 नरकंकाल ऐसे जिनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। मलेरिया के कारण हुई थी। इसलिए कभी कभी हम ऐसे कह सकते हैं 42 लोग जो मरे, उन 42 लोगों में तो एक का हाथ तो कहीं और मिल रहा है, पैर कहीं और मिल रहा है। तो जब हाथ और पैर कहीं और मिल रहा है, इसका मतलब शायद उन पर आक्रमण हुआ हो। मान लो अगर आक्रमण होगा, किसी का हाथ काट दिया, किसी गर्दन कहीं और मिल रही, तो जब अगर मलेरिया के कारण ही अब सभ्यता का पतन होता, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा मोहनजोदड़ो से क्या मिला। मोहनजोदड़ो मूवी देख के तो वहाँ देखो 42 नरकंकाल मिल रहे, और 42 जब नरकंकाल मिल रहे हैं यहाँ से, इस स्थान से जब 42 नरकंकाल मिल रहे हैं यहाँ से, तो 42 नरकंकाल इस बात का प्रतीक है। उसमें तो 6 ऐसे जो नरकंकाल, उन पर जब रिसर्च करा गया और रिसर्च जब पता करा गया इनकी मृत्यु कैसे हुई होगी, तो पता गया उनकी तो बॉडी बिल्कुल सुरक्षित थी। 6 नरकंकाल पर ऐसे थे उनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। कुछ लोग कहते हैं इस पूरी सभ्यता में मलेरिया फैला था, इसलिए सभ्यता का पतन होगा, सारे लोग मर गए इसके। मुझे तो कहीं तबीयत यह बात तार्किक के लिए दिखाई देती, मैंने तो अभी इसी बात का खंडन कर दिया। जो लोग कहते हैं मलेरिया के कारण हुई थी, लेकिन इतिहासकार मानना पड़ेगा, सही बात यह। लेकिन 6 नरकंकाल ऐसे जिनकी मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी, उसमें से कुछ ऐसे जिनका हाथ कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, पैर कहीं पड़ा हुआ है। इस बात का अंदाजा लगा सके कि पक्का इनको कुछ ना कोई विपदा जरूर आई होगी, और विपदा भी ऐसी वैसी नहीं, पक्का कोई बाह्य आक्रमण हुआ होगा। और बाह्य आक्रमण का वही मतलब आर्यों का आक्रमण हुआ होगा। आर्य आए होंगे, इनके साथ लड़ाई करी होगी। चलो मोहनजोदड़ो के अंदर जो यहाँ लोग बसे हुए थे, इन्हें बंदी बनाया होगा और इन्हें पकड़ पकड़ के पिटता होगा।
ऐसा अंदाजा लगाया जा सके, ऐसा समझ में। और आए होंगे आर्य, आर्य लोग थे, आर्य का मतलब ही श्रेष्ठ हो, आर्य समाज के लोग, पंडित लोग जो आए होंगे जैसे, और यहाँ पूर्वी दुर्ग में आए होंगे, पता क्या कहेंगे, प्लीज़ गेट आउट माई होम। ऐसा बोल रहा होगा, समझ आई बात। इतनी बात बताओ समझ। मोहनजोदड़ो के बारे में इतनी जानकारी बहुत हो गया, एक बार मैं मोटा मोटा रिव्यू करवा देता हूँ उसका, एक बार मोटे मोटे तरीके से रिव्यू। और क्या मिला यहाँ तक, सभा भवन भी मिला यहाँ तक। तुम बता सको सभा भवन क्या हो? यहाँ तो सभा भवन के साक्ष्य मिले, सभा भवन। सभा भवन का मतलब जहाँ पंचों की सभा बैठती होगी, और वहाँ ना एक मीटिंग बिल्डिंग मिली, उस बेंच ऐसी मिली, इस टाइप की बेंच लगी हुई, इस टाइप की बेंच लगी हुई, और बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ, और उस सभा मीटिंग करने का एक भवन भी मिला। तो सभा भवन के भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए, यहाँ से सभा भवन के साथ। और कौन से? पूर्वी दुर्ग नहीं, पश्चिमी दुर्ग से प्राप्त हुए। बात बताओ समझ आई। 42 नरकंकाल भी मिले यहाँ से। और क्या मिला यहाँ से? 42 नरकंकाल। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, ठीक? कोई दिक्कत यहाँ तक? कितने नरकंकाल मिले? 42 नरकंकाल। 17 जो है कपास के भी साक्ष्य मिले। अब देखो 42 नरकंकाल मिले ना यहाँ से, शतरंज और कपास के भी साक्ष्य मिल रहे, यानी उस समय का मनुष्य शतरंज भी खेलता था, कपास तो भी परिचित था। शतरंज चलो बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार मोटे मोटे तरीके रिव्यू करवा दूँ इसका, एक बार मोटे मोटे तरीके रिव्यू करवा दूँ। चलो बताओ, मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? रखलदास बनर्जी ने। कब करी? ये सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया कौन सा स्थल था? तो फिर पहला स्थान कौन सा था? तो हड़प्पा कौन सी नदी किनारे? रावी नदी कौन से तट पर? बाएं तट पर। मोहनजोदड़ो की जो खोज करता थे कौन थे? आर डी बनर्जी। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी किनारे? कौन से तट पर? कोई दिक्कत नहीं है। या पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? कौन सा जिला? लंगड़ा जिला नहीं है, लकवा भी नहीं है, लड़काना जिला। अब यहाँ का नगरीकरण समझ लेते हैं कि यहाँ का अर्बनाइजेशन कैसा था। अर्बनाइजेशन का मतलब इसमें 2 दुर्ग थे, और दोनों के दोनों दुर्ग थे रक्षा प्राचीर से युक्त थे। जब मैं रक्षा प्राचीर से युक्त कहता हूँ तो इसका मतलब वहाँ पक्का एक सुबह पथ, यात्रा पथ होगा, सैनिक धोरो धोरो खड़े रहते होंगे। जो पश्चिमी दुर्ग था उसमें पुरोहित आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, मिले नहीं। तो इसका बाहर का जो वर्ग था ना, बाहर की जो दीवार बनाई गई थी वह ऊंची ऊंची लंबी लंबी दीवार बनाई गई थी, शायद इसलिए बनाई हो बाढ़ से बचने का भी एक कारण हो सका। पानी साइड से निकल जाएगा, लेकिन इस पश्चिमी दुर्ग में नहीं प्रवेश करने का, और थोड़ा ऊंचा भी उठा कर बनाया गया था। ये थोड़ा नीचे ही पता, ये वाला जो टिला था नीचे ही पता, इसलिए भी थोड़ा नीचे करके बनाया। मगर तुम मर जाने दो, बड़े लोगों को बचाना चाहिए। और क्या मिला यहाँ से? और मिला यहाँ से सभा भवन के साक्ष्य। सबसे जो दिलचस्प चीज मिली ना मोहनजोदड़ो से, उसका नाम क्या है? स्नानागार। स्नानागार। हाँ, वर्तमान समय के जो बिल्सबर्ग, मेल्सबर्ग, ये स्थान नहीं है क्या? तैराकी करने वाले पापा की परी मुँह में पाइप दे लगी और चश्मा लगा लगी और ऐसा करके उनको तैराकी करती जाएँ, वहाँ बुड़क बुड़क करती रहेगी अंदर। वे भी तो तैराकी करने जाती है। तो तैराकी करने के लिए यहाँ भी एक प्रकार का स्नानागार था, और जो स्नानागार था बस उस टाइम पे चश्मा, सिलेंडर, इस तरह की ड्रेस नहीं हुआ करती थी, पूरी फुल ड्रेस। और तो सुन लो, जो यहाँ स्नानागार मिला ना, वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। अगर कुछ हड़प्पा की सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार। अन्नागार कोल्ड स्टोर टाइप के साक्ष्य, ठीक याद रखना बात यार। जॉन मार्शल ने ना इस इमारत को तत्कालीन विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा। यार ये क्या मिल गया? ये क्या मिल गया? तेरी आँख फूट रही थी, कितना क्या मिला? स्नानागार मिला और क्या मिला? उसके बाद और सुनो, अच्छा यहाँ ना सबसे ज़्यादा मोहरें मिली, सबसे ज़्यादा मोहरें क्या मिली? इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं। सबसे सर्वाधिक मोहरें यहीं से प्राप्त हुई। क्या ना, इनके जो घर बनाए गए थे ना, उसमें इतनी रोशनी आती थी,
रात के टाइम चांद तर रोशनी आती थी और दिन के टाइम सूर्य तर रोशनी आती थी भरपूर मात्रा में, तो लाइट की कोई जरूरत नहीं है थी ना। शायद आग का प्रयोग करते, आग तो परिचित थे ही। पश्चिमी ध्रुव होगा। और सुनो, सर्वाधिक मोहरें प्राप्त हुई यहाँ से। तो सबसे ज्यादा मोहरें प्राप्त हुई यहाँ था। कितने नरकंकाल मिले यहाँ तक? 42 नरकंकाल। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? चलो थोड़ा बहुत नोट करना चाह रहे या कोई इच्छा नहीं है? आगे बढ़ूँ जाऊँ? आगे बढ़ जाऊँ? बड़ा अच्छा सा लगा ना। याद होगा कि एक बार थोड़ा मोटे मोटे तरीके कांसे की एक नर्तकी भी मिली यहाँ से, मूर्ति भी दिखा दी मैंने तुम्हें। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक, देख लो फटाफट। 33 मिनट दोहरा दिमाग में, दोहरा लो, कुछ भी पूछ सको। एक बार मोटे मोटे निगाहें दौड़ा लो, कुछ भी पूछ सको अभी भी। कुषाणों के स्तूप भी मिले यहाँ तक। कुषाणों के स्तूप, कुषाण काल पढ़ेंगे हम। जितना कुछ ना कुछ मिलता जाएगा ना, इतना तुम्हारी सिरदर्दी बढ़ती जाएगी। स्तूप, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या हो भाई? मोहनजोदड़ो का अर्थ हो मृतकों का टीला। इसका अर्थ हो मृतकों का टीला। मृतक, ठीक है। याद होगा पक्का? सुनना होगा। तीसरा स्थल चन्हूदुड़ा में पड़ेगा। देखो ये भी सिंध प्रांत में पड़ेगा, इस अक्षेत्र में पड़ेगा पूरा। चन्हूदुड़ो तीसरा स्थल है, 1935-36 में खोजा गया है। ये भी सिंध प्रांत पड़ेगा। मुल्लन सिंध क्षेत्र, मुल्लन सिंध क्षेत्र। इतना भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लोकेशन याद रखो, बहुत बड़ी बात है। सही बात है, क्योंकि किसी भी दिमाग की याद करने की सीमा हो। चन्हूदुड़ो, चन्हूदुड़ो कहाँ पड़ा है? पाकिस्तान में। मुल्लन सिंध, सिंध दूसरा किसके पास है? सिंधु नदी के पास है अभी। ठीक, सिंधु नदी के किनारे मान लिए सभी। थोड़ा पास को बना दो यहाँ पे। याद रहेगी बात? या अपने मैप में देख कर बनाना बिल्कुल सारा का सारा, क्योंकि एनसीईआरटी 11वीं क्लास बना, पहले पेज, दूसरे तीसरे पेज में मैप दिया हुआ इसका सारा। वहाँ तो अच्छी लोकेशन प्राप्त हो जाएगी तुम्हें। समझ में आई बात? या कभी पता लग रहा है आलस दिखा रहे हो और मैप भी नहीं बनाया हो, समस्या खड़ी हो जाएगी। चन्हूदुड़ो पता लग गया। अब यहाँ ये क्यों फेमस है यार? ये क्यों फेमस है? 1935-36 खुदाई रुकी नहीं, 1921 में से खोज जाएगा, 22 में से, 35-36 में से। इधर भारत का संविधान बनाने में लगे हुए हैं। 1935-36 में से खोजा गया चन्हूदुड़ो। कितने खोजा? गुज्जर नाम था उसका, गुज्जर। छोड़ दो, पूछने का भी नहीं, ना दूर दूर तो कोई चांस। आज तक किसी परीक्षा में नहीं पूछा और ना कोई याद रख सकता। इच्छा हो गूगल करके नाम लिख सो, कितने खोज जाए। बदतमीजी होगी, तुम्हारा छूटा का सबका छूटा का। सही बात है। और आगे रखो, और आगे सुनो मेरी बात बहुत गहराई वाली तरीके से। क्या बता रहा हूँ मैं?
यहाँ भी 2 टीले थे। यहाँ का नगरीकरण समझो, दिलचस्प नगरीकरण है यहाँ का। नगरीकरण पर थोड़ा गौर फरमाओ। यहाँ भी 2 टीले थे, एक टीला ये रहा, इसे पश्चिमी टीला बोल लेंगे, एक टीला ये रहा, इसे पूर्वी टीला है, नगर टीला बोल लेंगे। चंद हुदड़ों की जब खुदाई करी गई ना, यहाँ ऐसा देखा गया, यहाँ दुर्गीकरण के साक्ष्य ही नहीं है, बाहर कोई दीवार ही नहीं है, कोई शोभा यात्रा पत्ती नहीं है। अरे यहाँ तो पक्का सवाल पूछेगा, वो कौन सा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ तक दुर्गीकरण का मतलब दुर्ग बनाकर, किला बनाकर और उसके चारों तरफ रक्षा प्राचीर बनाया गया, शोभा यात्रा पथ बनाया गया और गढ़ बना दिया, किला बना दिया। दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले, यानी यहाँ कोई अंतर ही नहीं पाएगा बिल्कुल। तो पक्का पूछेगा। तो मैं नोट में लिख रहा हूँ, तो हमारा पश्चिमी टीला होगा। कौन सा? पश्चिमी टीला होगा। ये कौन सा? नगर टीला होगा। पूर्वी टीला। यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से दुर्गीकरण का मतलब समझ गए? दुर्ग का मतलब किला होगा और उसकी रक्षा करने के लिए ना एक प्रकार का पक्की ईंटों की दीवार बनाई गई होगी और वहाँ सैनिक खड़े गए होंगे। यहाँ तक ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। समझ बात? या कोई ऑथेंटिक सामग्री नहीं मिली यहाँ से बिल्कुल भी। यहाँ से दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा चंदहुदड़ो। याद रहेगी बात? है हिंदुस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ही है। याद रखना बात। है कोई दिक्कत यहाँ तक? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, मैं कई बार बता चुका था, उसका नाम था मन के बारे में बताना या पता होगा। मन के बारे में छोटे छोटे पत्थरों में, ठीक है, उन तो डिजाइन करके कुछ बना जा, माला टाइप की बना दी जा, तो मन के बनाने का कारखाना मिला है यहाँ तक। जब भी मन के और कहीं भी मिलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस है मन के, यहीं के फेमस है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर पूछा जाए ना मन के कहाँ से मिले, चंदहुदड़ो से। अब मन के बनाने ने मन के तो कोई कहीं और तो मिलेंगे, मन के बनाने का पूरा कारखाना ही मिलेगा। एक तो होगी 4-5 एक जूतों की दुकान मिल जाए, एक जूता बनाने का पूरा कारखाना मिल जाए, तो फेमस कौन सा होगा? कारखाना जानते हो ना, जहाँ डिजाइन करा जा, सब चीज़ बनाया जा पूरा का पूरा। तो यहाँ पहला पॉइंट, पहला फैक्ट। ये दूसरा फैक्टर्स का जो मैं समझाने जा रहा हूँ, यहाँ मन के बनाने का कारखाना मिला है। मन के बनाने का कार तीसरे नंबर बजाओ भाई। यहां बाट माप में मिले। बाट देखे, 10 किलो, 20 किलो, 4 किलो, 16 किलोग्राम का बाट मिला है। कितना? कभी कभी मुझे कितने के अनुपात में बाट मिला, तो 16 के अनुपात में बाट मिला, यानी 16 किलोग्राम के यहाँ बाट मिले। और वो जो बाट थे ना, प्रस्तर यानी पत्थर के बनाए गए थे। याद रहेगी बात? या ठीक। बाट माप के साक्ष्य प्रमाण मिले यहाँ से, और वो भी 16 केजी का माप था। कितने का? 16 केजी। और वो भी कहीं का बनाया गया था? पत्थर का। इसका मतलब यहाँ के लोग ना, अगर तुमसे यूपीएससी सवाल पूछते सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। तो बाट मिला किस बात का प्रतीक? माप तोल से परिचित थे। इसका मतलब उन मात्रा की भी जानकारी थी। उन मात्रा की जानकारी थी, तो विमा और मूल मात्रा वाला चैप्टर पढ़ रखा होगा उन्होंने। पक्की बात है नहीं? और जब मात्रक और मूल मात्रक अरबी में पढ़ रखी होगी, तो उस अगला चैप्टर ही पढ़ा होगा। वेक्टर, सदिश, रदिश, यहाँ सारी राशि पढ़ी होगी इसमें। इसका मतलब स्कूल में मिले होंगे। हाँ, आगे देखेंगे एक महाविद्यालय के भी साक्ष्य मिलेगा जहाँ से। महाविद्यालय, इसका मतलब यूनिवर्सिटी तो परिचित थे। इस तरह श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, HNB यूनिवर्सिटी, ऐसे करके महाविद्यालय के साक्ष्य मिल रहे पूरे पूरे। मार्कशीट भी आती होगी, चलो चेक कर लो। चौथे नंबर पर आओ, चौथे नंबर पर। और क्या मिला यहाँ था? एक इस टाइप का उपकरण मिला है, उसमें ऐसा करके थोड़ा आगे करने का, थोड़ा आगे टाइप का बढ़ जाओ और उसको ना होठ लाल लाल हो जा, उसे कहते हैं लिपस्टिक। लैक्मी की भी है एक बार नए अब तो मार्केट में नए प्रोडक्ट, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट मैंने यार लैक्मी का प्रोडक्ट महिलाओं के लिए, पता ना सबको। लैक्मी का काजल भी आवा शायद, और लैक्मी की क्रीम भी आने लगी है, समझ में आए। लेकिन मुझे सबसे बढ़िया लगती है निव्या की क्रीम, निव्या। चलो, तो यहाँ लिपस्टिक के साक्ष्य मिले।
कंघी के भी साक्ष्य मिले। और जो कंघी थी ना वह तांबे की बनाई गई थी। किसकी? तांबे की। इस टाइप से कंघी के भी साक्ष्य मिले गए। आज की महिलाएं देख लो, जब बाल भाग निकलती है ऐसा करके तोलिया करके नु झड़ 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 हिला रखे पूरे बालों को, 1 घंटा बाल सुखाने में लगा देगी। सबका यही हालत है। ठीक, आधी आधी महिलाएं 1 महीने बाद बाल धो, ऐसा नहीं है क्या? ऐसा कौन सा पीछे जो डेली डेली धो बाल? डेली धोने नहीं चाहिए, धोने भी नहीं चाहिए। क्यों? बाल टूटते भी। आधे लोगों के लिए टाइम वेस्ट भी होगा। यूपीएससी वाले छात्रों के तो सोचा बस पता नहीं कहाँ से दीजिए बाल, ये फटाफट से स्पीड में होते ही ना टाइम खराब कर रहे हैं। कंघी कोमा दर्पण के भी साक्ष्य मिले यहाँ से। अच्छा, दर्पण के जो साक्ष्य मिले ना यहाँ से, वे इस बात का प्रतीक, इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ना टोटल फुल मेकअप से परिचित थे। मतलब तो ये तो एक ही चीज रहेगी, उसका नाम है मंगलसूत्र। वो मिल जाता, उसकी कमी रहेगी थी यहाँ। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों 5000 साल पहले लोगों को सारी तमीज थी। एक जगह था पता क्या है, एक स्थान में ऐसा पढ़ेंगे वहां से पता सिंदूर के भी साक्ष्य मिलेंगे। किसके? अच्छा, सिंदूर के साक्ष्य क्या होगा? सिंदूर के भी साक्ष्य मिल गए। इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिंदूर से भी परिचित थे। उस समय का लोग देख लो कैसे थे। अभी आ रहे, घबराओ मत बिल्कुल भी। दूसरा जो हमारा चंदूदड़ो न हो, इसे तुम ऐसे भी याद रखना, चंदूदड़ो, दौड़ दौड़ दौड़, कुत्ते द्वारा बिल्ली को दौड़ाया जावा या बिल्ली कुत्ते को दौड़ावा। अभी जब बिल्ली के पीछे कौन भागला? कुत्ता भागला। तो ऐसे साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। इसका मतलब उस जमाने में एक ईंट होगी, कच्ची ईंट पर 2 पैर पाए गए। एक तो कुत्ते का पाया गया जो बड़ा पंजा, छोटा पंजा बिल्ली का पाया गया। बिल्ली का पैर का जो पंजा वो आगे पाया गया और कुत्ते का जो पंजे का पीछा वो पीछे पाया गया। इसका मतलब ऐसे भी साक्ष्य प्राप्त हुए और ये फेमस पर्सन हो चुका बहुत कि ऐसे साक्ष्य कहाँ से मिले कि बिल्ली के द्वारा कुत्ते द्वारा बिल्ली को दौड़ाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। 5वें नंबर पर बिल्ली को दौड़ाए जाने। याद रहा ये बात है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट से इतनी अपेक्षा करी जाओ कि उसे पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी चीज़ें मिली। इतना तो याद रख सको ही। बाप माठ से परिचित हैं, कुत्ता बिल्ली से ही परिचित थे, समझ नहीं बात यार। लिपस्टिक से परिचित थे, उसके बाद कंघी से, पाकिस्तान के लोग बताओ। उसके बाद दर्पण से परिचित थे, जो महिलाओं का शौक हो आदि 24-24 घंटे तक शीशे में खड़ी रहेगा। 24-24 घंटे खड़ी रहती इस तरह, आदि तो ऐसा लगे होड़ को भीतर घुस जाऊँ उसके। शौक हो महिलाओं का सबसे फेवरेट चीज़ पता क्या हो? आईना। सही बात नहीं आया? जब कोई किसी उससे कोई नहीं बात करता ना, फिर वो अपने आप से बात करती है चुपचाप। 5 एक बार तो फटाफट दोहरा लो, मोटे मोटे तरीके से दिमाग में निगाह दौड़ा लो। 2 मिनट दे रहा हूँ, कोई सा कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं इसमें, फटाफट दोहरा लो। बिल्ली दौड़ा जाने के साक्ष्य कैसे प्राप्त हुए पता लग गया। ऊपर छोटा सा चिन्ह मिला, सामने बिल्ली भाग रही, इंग भाग रहा, इसके पीछे सांड था, कुत्ता 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 रोकी। जल्दी फटाफट दिमाग में दोहरा लो क्या क्या मिला यहाँ से। मेरे दिल में तेरी धड़कनें थी, तुझको ना आई नजर, तेरा इश्क मुझ में सांस ले रहा था, मुझको हुई ना खबर। मेरे अलावा जान गए सब, मुझ पे तू कितना
मरती है, मुझे कैसे पता न चला कि तू प्यार कर। होगा क्या यहाँ तक? सुन लूँ? बता चनूदड़ो से कहते मिला, बिना देख के बताए। चनूदड़ो कहाँ पड़ा? पहले ऑप्शन भी सुन ले मेरे। हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में, सिंधु घाटी हड़प्पा के उत्तर में, कोटदीजी के बराबर में, या फिर मोहनजोदड़ो के नीचे। चंदी जी क्यों नहीं धक्के दे रही? को पीवाई क्यों पढ़ लेगा घर थोड़े 2-4 अक्षर। एडजस्ट नहीं होता मेरे को। मुझे लगा बाबा जागदा ही कुछ बड़े बोला। कितने पढ़ाए थे मैंने? 3 पढ़ाए, 4 पढ़ाए? तांबे की, ये कंघी तांबे की बनी हुई थी, याद होगा? चलो सुनो भाई, हट जाओ अभी मेरे पास, हटा दो इसे। अब तो वीडियो तुम्हारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगी, सारा डाटा इसके अंदर ही समाहित है, कुछ भी तो तुम्हारे रफ मनी है। तो डिलीट हो गया तो क्या होगा? मेरे पास तो नोट्स है, उसमें से ले लेंगे एक, और समझ तो आपने लिया ही। अब अगली हेडिंग पता क्या? अगला जो स्थल पढ़ने जा रहे हैं हम, उस स्थल का नाम है कालीबंगा। कोई बच्चा बता सकता कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? कुछ भी, कालीबंगा पड़ेगा राजस्थान में। और कालीबंगा ना घग्गर नदी के किनारे था। कौन सी? घाघरा नहीं, घग्गर नदी। अब घग्गर नदी थी ना पहले सरस्वती की सहायक नदी थी। किसकी? तो चौथे नंबर का जो स्थल पढ़ने जा रहे हैं ना, चौथे नंबर का जो स्थल हमारा वो कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ ही हो काली चूड़ी के साक्ष्य। कालीबंगा का अर्थ ही हो काली चूड़ी। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पड़ने वाला? राजस्थान के अंदर। अब हम भारत के स्थलों पर आ गए, ठीक है? राजस्थान के अंदर पड़ता, और राजस्थान के अंदर ना हनुमानगढ़ जिले में, अब तो उसके 2 जिले कर देंगे, एक उसका नाम है श्रीगंगानगर। अब ये श्रीगंगानगर में पड़ता। ये कालीबंगा ना 1 2 3 चौथे नंबर का स्थल जो तो समझा रहा हूँ।
उसका नाम कालीबंगा। कालीबंगा याद रहेगी। अच्छा एक बात बताओ अगर एक जब कालीगंगा आयो, कौन सी नदी किनारा बताया मैंने तुम्हें? घग्गर। अब है या नहीं? विलुप्त हो चुकी। किसकी सहायक नदी थी? सरस्वती। सरस्वती की सहायक नदी। याद रहेगी बात? या इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ से? यहाँ भी पश्चिमी दुर्ग, सेम सिस्टम बिल्कुल। यहाँ भी पूर्वी दुर्ग, बिल्कुल सेम सिस्टम जो मैंने पहले दोनों में बताया, पहले दोनों तीनों बताया मैंने तुम्हें। चंदनदुर्ग छोड़ दो, जो मैंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बताया ना, बिल्कुल सेम सिस्टम है यहाँ का। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बताने वाला। अब मैं थोड़ा जो साक्ष्य है ना उन पर आगे बढ़ता हूँ। बस यहाँ से ना सार्वजनिक नाली के साक्ष्य नहीं मिले, जो चीज़ यहाँ से नहीं मिले ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सार्वजनिक नाली का मतलब सबके लिए एक ही नाली। देखा घर के बाहर जो नाली जा रही वह नाली सबकी या हमारी? तो उसमें जब लोग रात को निकले टॉयलेट कहीं भी कर सको ये अपने घर के सामने करेंगे, कहीं भी कर सको। छोटे छोटे जो बच्चे हो ना, और सार्वजनिक नाली किसी घर के सामने तो नहीं कर सकते, नहीं जाएगा किसी घर में तो नहीं करने नहीं जाएगा। घर सार्वजनिक में है ना सार्वजनिक नाली। ऐसी सार्वजनिक नाली ना पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली, लेकिन यही नहीं मिली क्योंकि जो लोग रहते होंगे तो मेरे हिसाब से ऐसा रहा होगा कि यहाँ ना कुएं बनाए गए होंगे। अच्छा मैंने एक फैक्ट में तो छूट गया, मोहनजोदड़ो में कुएं भी मिले, घरों घरों में कुएं के भी साक्ष्य हैं। और वो कुएं के जो साक्ष्य है ना, वहाँ तो पानी निकालने की व्यवस्था थी आराम से, और प्यार के साथ पानी निकालते थे, दूर नहीं जाना पड़ता था पानी लेने के लिए। उसमें मोहनजोदड़ो में लिख लेना। अब मेरे याद आया बात, ये इतनी बात बताओ तो सारी जगह तक हर स्थान से सार्वजनिक नाली के साक्ष्य मिले, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है कालीबंगा, यहाँ तो सार्वजनिक नाली के स्थान के साक्ष्य नहीं मिले। सार्वजनिक नाली के साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले। यहाँ से सार्वजनिक नाली के साक्ष्य नहीं मिले। और इंपॉर्टेंट बात सुनो, लेकिन यहां से ना लकड़ी के पाइप के साक्ष्य मिले। मजबूत लकड़ी रही होगी, इसमें क्या होगा? मजबूत लकड़ी रही होगी, उस अंदर तो खोखला कर दिया गया होगा। जब तक वो लकड़ी नहीं गलती होगी ना तो उसका एक पाइप बना दिया गया, तब तक उसमें पानी चलता रहो चलता रहो चलता रहो। इतना आदमी की उम्र भी पूरी हो रही 40-50 साल। तो लकड़ी के पाइप के साक्ष्य अगर पूछा कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। लकड़ी के पाइप के साक्ष्य, साक्ष्य को प्रमाण भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तीसरी बात और सुनो उसके बारे में। अच्छा आज भी बताओ तुम ना, जब तुम किसी घर में जाते होंगे जो बहुत अमीर लोग हो, जब हमारे यहाँ फर्श वर्श नहीं आता ना, तो फर्श की खास बात हो, जहाँ कमरा हो बिल्कुल उसके सेंटर में इस तरह करके डिजाइन मिलेगा फर्श में, फूल से बना कर रखा ना ऐसा करके। सबके यहाँ है इस तरह? हाथ खड़ा कर लो सबके यहाँ है, जिसके यहाँ है हाथ खड़ा कर लो। है नहीं? चेक करो ढंग से जाकर, बीच में जरूर डिजाइन होगा। इससे कहते हैं अलंकृत फर्श। थरे आनी है जिनके आने नहीं आने में आलकसी लोग हैं बहुत, सही बात है। अलंकृत फर्श के जो साक्ष्य है ना पहली बार जो प्राप्त हुए, अलंकृत फर्श का मतलब छपे हुए जो फर्श है, फर्श पे इस तरह का डिजाइन मिलेगा, घरों के बीच में मिले बिल्कुल ही, समझ, कमरे के बीच में। अलंकृत फर्श के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ तक। कोई दिक्कत यहाँ तक? कालीबंगा से ना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। कालीबंगा से ना पराग सिंधव चरण, सुन लो। पराग का मतलब पूरा पाषाण काल की बात करी जा रही। पराग सिंधव चरण यानी सिंधव चरण सिंधु घाटी सभ्यता से पहले का जो चरण था, यहाँ से जुताई के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ चना और जो सरसों उसके साक्ष्य प्राप्त हुए, वो बोया जाता था यहाँ से, उसकी खेती करी जाती थी। ठीक, किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? जुताई के। एक तो चना और दूसरा क्या है? सरसों।
लिखने रहे ना तुम, तो आज इस तरह बैठे कुछ पढ़ ही नहीं रहे, तुम मजा ले रहे हो। कोई बात। अगला पॉइंट यहाँ से क्या मिला, अग्निवेदिका के साक्ष्य मिले। अग्निवेदिका क्या हो, अग्निवेदिका यहाँ तो अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिल रहे। एक हवन कुंड होता नहीं, बैठ कर उसमें हवन करवाते होंगे, तो हवन कुंड के भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ से। ठीक, सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए यहाँ। अंतिम संस्कार जैसे बोल रहे, लास्ट में जाकर जो व्यक्ति मर जाता है ना, तो उस जगह लास्ट में अंतिम संस्कार करते हैं। हिंदू धर्म अलग करते हैं, मुस्लिम धर्म अलग करते हैं। तो इस तरह के यहाँ सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। अंतिम वो पूर्ण सावधान और आंशिक सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक, यानी हिंदू धर्म वाला हो चाहे मुस्लिम धर्म वाला हो, कोई सा भी हो, सारे सावधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके बारे में पढ़ रहे थे अभी हम? काली बंगाओ कर दिया हमने नंगा। ठीक, तो काली बंगाओ को एक बार मोटे मोटे तरह तो दोहरा लो कि क्या क्या मिला है यहाँ से। सुनियो धोलावीरा, यहाँ पड़ा धोलावीरा, गुजरात के अंदर। ठीक, और गुजरात का कौन सा क्षेत्र? कच्छ। धोलावीरा पड़ता गुजरात में, गुजरात के कच्छ क्षेत्र में। अच्छा, कच्छ की क्या खास बात है? कच्छ जो जिला ना, पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के मामले में। अच्छा, एक बात और बताऊं तुम, इस स्थान के स्थानीय लोग है ना, कर लो आप बात कर लो। स्थानीय लोग ना धोलावीरा नहीं कहते। जब वहाँ के लोग तुम जाके मिलोगे कि भी धोलावीरा जाना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। स्थानीय लोग इस धोलावीरा को स्थानीय भाषा में कोटड़ा टिम्बा कहते हैं। कोटड़ा टिम्बा स्थानीय भाषा। कोटड़ा टिम्बा, ये नाम है इसका, कोटड़ा टिम्बा। बाद में लिख ले, कहीं जा रहा हो पहले समझ ही ले सर। दूसरा इन्हें दुख हो रहा अगर तू लिख रही तो। लूनी नदी, लूनी नदी किनारे हो यहाँ सब। लूनी नदी यहाँ आगे विलुप्त हो जाए। लूनी नदी अरब सागर में होना चले गिरा हुआ। कई परीक्षाओं में सवाल पूछा कि लूनी नदी कहाँ, कौन सी सागर में होना चले गिरा हुआ? अरब सागर में। लूनी हुई, नर्मदा हुई, ताप्ती हुई, माही हुई, ये सारी इधर के आगे अपना चल। तो नदी पता लग चुका। ये धोलावीरा का मतलब पता क्या हो? धोलावीरा का मतलब क्या अर्थ क्या हो? धोलावीरा का अर्थ बताता हूँ। धोलावीरा का जो शब्द, इसका अर्थ क्या हो? इसका अर्थ हो सफेद कुआं। सफेद कुआं, क्या नाम है इसका? धोलावीरा जो शब्द, इसका अर्थ बताया मैं तुम्हें। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत के अंदर ना सबसे बड़ा जो स्थल हरियाणा के अंदर पड़ा। अच्छा, सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछो तुमसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे ज़्यादा स्थल मिले, वो मिले गुजरात में। सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूरा गुजरात यहीं बड़ा पड़ा हुआ। अगर नो पूछो सबसे बड़ा स्थल कहाँ से मिला, सबसे बड़ा स्थल वो मिलेगा हरियाणा के अंदर, बनावली। राखीगढ़ी या बनावली दोनों में से एक देख लेंगे, राखीगढ़ी होगा या बनावली होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो दूसरा सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत में अगर पूछे ना, भारत में धोलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। याद रहेगी बात, या इंपॉर्टेंट हो जाए। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा स्थल तो आई हो इसे ना 2021 में, 2021 में, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। 2021 में बहुत कई आजकल लेटेस्ट चर्चाओं में कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया। 2021 में ना सर विश्व धरोहर की सूची में
भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल कर लिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में, यानी पूरी दुनिया से संरक्षण देगी। लोग दूर दूर तक देखने के लिए आते हैं सर। वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में, विश्व धरोहर की सूची में, समझ बात है, इसे शामिल कर लिया गया। 40वां स्थल बन चुका है। कौन सा? भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर विरासत स्थल। अब यह केवल भारत की विरासत नहीं है जो बचा कर रखेगा, पूरा विश्व बचा कर रखेगा। विश्व धरोहर विरासत स्थल भारत का कौन सा है? 40वां। ये भी इंपॉर्टेंट बात है धोलावीरा की। धोलावीरा के बारे में यही बात नहीं समाप्त हो जाती। अब हम बात करते हैं धोलावीरा का दुर्गीकरण कैसा था। ये बड़े दिलचस्प इसका दुर्गीकरण। इसके अंदर ना तुम्हें 3 प्रकार के दुर्ग दिखाई देंगे। कितने प्रकार के? एक तो पश्चिमी दुर्ग हुआ हमारा, गौर तो समझे ना, क्योंकि धोलावीरा तो जो तुम सीख सको ना, आज वर्तमान समय की जल निकासी कितनी बेहतरीन हो सके वो धोलावीरा से सीखा जा सके। जल को देखो, जल का वाटर शेड मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, जल प्रबंधन इकाई जिसे बोलते हैं, जल को प्रबंधित कैसे करा जाता है, जल को संरक्षण कैसे करा जाता है, धोलावीरा से सीखा जा सकता है। और इस एग्जाम्पल को भूलना मत बिल्कुल भी। जब मैं मेंस की आंसर राइटिंग की बात करूंगा ना, तो तुम याद रखना कि धोलावीरा की बात बताई थी आपने कि वहाँ जल को कितने अच्छे तरीके से बचाया गया था। आओ देखते हैं यहाँ से। एक तो हमारा पश्चिमी दुर्ग होगा। देखो यहाँ का दुर्ग नगरीकरण देख लो। यहाँ का नगरीकरण कितना दिलचस्प है। यहाँ का नगरीकरण इतना दिलचस्प है। एक तो पश्चिमी टीला बनाया गया। ये पश्चिमी टीला होगा। बीच में एक मध्यमा टीला। कौन सा टीला? मध्यमा टीला। ये मध्यमा टीला। यहाँ हमारा पूर्वी टीला। कौन सा टीला आयो? पूर्वी टीला, जो जिस तरह हमारा आया था। समझ में आती है? अब ये और ये बीच में, लेकिन जो बीच में मिलाना है 16 जलाशय, इसके बीच में ना छोटे छोटे 16 जलाशय मिले। कितने जलाशय? कहीं कहीं 27 लिखा हुआ, कहीं कहीं 16 लिखा हुआ। तो 16 जलाशयों का घर, 16 जलाशयों के साक्ष्य मिले। और इन जलाशयों के जलाशय का मतलब जल उसका स्थान इकट्ठा कर लिया गया। यानी जो पानी बरस रहा ना, उसके अंदर पहले अंदर वो पत्थर लगा दिए गए, और जो पत्थर तो जो पानी जाता था इधर उधर रिस्क, उस पानी को इकट्ठा करके फिर बाद में यूज करते थे। यानी बारिश का पानी यूँ नहीं है हमारे तो नदी नालों चला गया ना, इन्होंने इतने ऐसे 27 जलाशय बना रखे थे, फिर 24 घंटे पानी से भर जाते थे। यानी उस बारिश के पानी का लंबे समय तक इस्तेमाल करते थे। अब सोच लो 27, यहाँ 16 जलाशय मिले ऐसे करके। कितने? 16 जलाशयों के साक्ष्य मिले यहाँ से। यानी इस नगर में जितना ही पानी था ना, जो बारिश का पानी हुआ करता था, और ये अंदर तक पक्के कर रखे थे, चूना लगा रखा था अंदर से, और एक बहुत बड़े बड़े कुंड से बना रखे थे अलग से जलाशय, जिस तरह तालाब टाइप के हो। फिर उस पानी का इस्तेमाल ये अन्य कार्यों को लिया करते थे, शायद खेती के लिए करते हो। बाद में जब बारिश नहीं पड़ रही, उस पानी का इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये बताओ, वर्तमान समय में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इतनी उन्नत तकनीक थी। अगर जल को प्रबंधन करने की तकनीक के बारे में पूछा जा, तो ये बताओ धोलावीरा के लोगों तो सीख सके, नहीं सीख सकते। धोलावीरा नहीं याद रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों तो सीख सके नहीं, इतना याद रख सके। वर्तमान समय में भारत के आगे की राह में डाल सकते हैं। वर्तमान समय में भारत के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल धोलावीरा, गुजरात में उपस्थित धोलावीरा से, अब एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा। इतनी गहराई तो पता, इतनी गहराई से पता, लाइन पूरा प्रभाव डाल लगी, आराम से डाल लगी प्रभाव। वर्तमान समय में भारत के लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल गुजरात में उपस्थित धोलावीरा से, धोलावीरा के 27 जलाशयों से सीखना चाहिए। लो चलो, थोड़ा ही है बात, समझ नहीं बात है। जब भी जल प्रबंधन करने की बात आ जाए, और जल की तो बचाने की बात चलती रहती है। बात समझ में आई है? चलो, और इम्पोर्टेंट बात, ये और इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो, और क्या मिला यहाँ से? जो मिला वो भी थोड़ा गौर तो समझ लो। इसे ना जो पत्थरों को काट कर बनाए गए थे जलाशय हैं, इसे हम रॉक कट आर्ट बोलते हैं। रॉक कट आर्ट। जब मौर्य काल में पहुंचेंगे ना, मौर्य काल में जब वहाँ की कला पढ़ेंगे, तो यह सब चीज़ें रॉक कट आर्ट, पत्थरों को काट कर जलाशय बनाना, पत्थरों को काट कर कुची बनाना, पत्थरों को काट कर मंदिर बनाना, पत्थरों को काट कर घर बनाना, पत्थरों को काट कर तस्वीर बनाना, ये रॉक कट आर्ट यानी रॉक कट आर्ट है। ये कला एक प्रकार की है। यह कला धीरे मौर्य काल में जाकर और विकसित हो जाएगी। ये रॉक कट आर्ट पता लग गया? अगर तुमसे पूछा जा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रॉक कट आर्ट से परिचित थे, साक्ष्य नहीं मिले 16 जलाशयों के। पत्थरों को काट कर उन्हें बिछाने की तकनीक जानते थे वे, और पानी को प्रबंधित करना जानते थे। बहुत समग्र लोग थे वे। समझ बात? या इतनी जानकारी थी? ठीक।
इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। लेकिन बताओ तुम, धोलावीरा की खुदाई भी पूरी नहीं हुई। जिस दिन पूरी होगी ना तो बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ तक। तुम करवाओ जाकर, ले जाओ फॉल्ट उठा कर वहाँ से, और क्या करो। ओ माय गॉड, सुनो ध्यान से, और सुनो और सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात इसकी और, ये भी समझ लो क्या मैंने तुम्हें समझाया था, गौर से समझना। मान लो अगर तुम रुड़की में चले गए या शिवालिक नगर में चले गए, शिवालिक नगर निगम आपका स्वागत करता है, बोर्ड लगा नहीं, साइन बोर्ड के साक्ष्य मिलते, इस तरह 10-10 इंच लंबे साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले, लेकिन उन पर लिखा हुआ क्या वो समझ में नहीं आया। वो समझ नहीं लगा, पक्का साइन बोर्ड होगा। किसी भी शहर में एंट्री मारने से पहले रुड़की कंटोनमेंट, रुड़की छावनी आपका स्वागत करती है। रुड़की देखा नहीं, कहीं भी जाओगे तो लिखा होगा यह आपका चिल्ला आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है, लिख रहा है नहीं वहीं बोर्ड पर। जहाँ भी जाओगे कहीं भी चले जाओ, चाहे सही बात है। कल्याण वहीं, तो कल्याण में क्या करने जा रही, सुधर जा, मैं भी कह रहा था, ठीक है, कल्याण में जाना छोड़ दो। इसे बोलो साइन बोर्ड। साइन बोर्ड के भी साक्ष्य प्राप्त हो रहे, पूछा जा सकता साइन बोर्ड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त। साइन बोर्ड मतलब चिन्ह बनाकर और दूसरों को समझाना। इसमें लिखा हुआ क्या वो कोई नहीं पढ़ पाया, लिखा हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों, अगर भारत के वर्तमान समय के लोगों की सबसे बड़ी विफलता या वर्तमान समय के इतिहासकारों के अगर मुंह पर तमाचा कह सको ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तमाचा मारा। जाओ बेटा समझो, पूरी जिंदगी समझते रहो, समझ में आती है, ठीक। क्या होगा, कौन से भारत को क्या विश्व छोड़ने गए, तो साइन बोर्ड के साक्ष्य मिल गए यहां तक, कोई दिक्कत। कहते 5000 साल पहले ना जो धोलावीरा था ये सबसे व्यस्त नगर था, सबसे बिजी नगर यही था। 5000 साल पहले सबसे बिजी सबसे व्यस्त नगर यही था, धोलावीरा सबसे बिजी नगर था। याद रहेगी बात, या 2 मिनट दे रहा हूँ इस पर नजर मारने की, कुछ भी पूछ सकता हूँ, इस बार पक्का पूछूंगा, पिछली बार मैंने कुछ नहीं पूछा। ओके काटन दीजिए सर। अच्छा, लोथल के बारे में जानते हैं, लोथल कहाँ पड़ता है, सब समझ लो लोथल कहाँ पड़ता है। मैं खड़ा नहीं होना जा रहा, समझ लो। अच्छा लोथल देख लो, लोथल यहाँ पड़ता है। अगला जो स्थल है उसका नाम है लोथल, लोथल पड़ता है, इसका नाम है लोथल पड़ता है गुजरात के अंदर, गुजरात के सौराष्ट्र वाले भाग में पड़े हैं। यहाँ नदी बहती है भोगवा नदी, भोगवा भोगवा, इसे भी समझो और गौर से समझो अच्छे तरीके से सभी। 6ठे नंबर का स्थल है, आज ये स्थल खत्म करके जाने भाई, चाहे कुछ भी हो जाओ, बदतमीजी जा रही है। कल को सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा, अर्थव्यवस्था के बाद धीरे धीरे भेज जाऊंगा उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर, राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा इसका, फिर उसके बाद इसके सांस्कृतिक स्ट्रक्चर पर, ठीक, और धीरे धीरे फिर हम इसके सामाजिक स्तर पर जाएंगे, ठीक, जब जाकर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगी, और फिर जाएंगे मेन से क्वेश्चनों पर। समझ बात, कल्चर पार्ट भी साथ साथ पकड़ कर चलेंगे, और 4-5 क्वेश्चन लिखने के बावजूद, बोर्ड पर लिखवाने के बावजूद मेरे द्वारा, उनके आंसर राइटिंग और लिखवा कर सुनने के बावजूद जब जाके कहेंगे चैप्टर खत्म हुआ, ठीक। नहीं तो चुग्घा डालना बंद करो, आराम से हेडिंग बनाओ लोथल। कौन से नंबर का है, 6ठे नंबर का, उसका नाम है लोथल, ये लोथल है। यहाँ कौन सी नदी बहती है, भोगवा, भोगवा नदी के किनारे हो, लिखो उसके अंदर थोड़े थोड़े 2-2 फैक्ट लिखते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लोथल है ना, लिख दिया, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में, लिख लिया गुजरात। नदी लिखो, नदी कौन सी, भोगवा नदी के किनारे, कौन सी नदी। इसकी एक ही खास बात थी, जब यहाँ का नगरीकरण समझोगे ना तुम, देखो यहाँ का जब नगरीकरण समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोथल का और सुरकोटड़ा का, लोथल और सुरकोटड़ा क्या बदतमीजी का, समझ लो बैठ के। ये लोथल हुआ, ये नगरीकरण देखो यहाँ का, ये पश्चिमी टीला, ये हमारा पूर्वी टीला, दोनों तरफ रक्षा प्राचीर है, दोनों तरफ शोभा यात्रा पथ, नुनिया इसकी तरफ अलग है, इसकी तरफ अलग, थोड़ा समानता के लक्षण से दिखाई दिए, समझे। नुनिया है कि इसकी सेना बिल्कुल अलग है, इसकी सेना बिल्कुल अलग है, इस तरह करके दीवार बनाई गई थी, पक्की ईंटों की दीवार, अंदर पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला
ऐसा करके एक ही रक्षा प्राचीर बनाया गया था। तो जो लोथल था ना, लोथल के अंदर जो नगरीकरण था उसमें जो पश्चिमी टीला और जो पूर्वी टीला था वो एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त था। इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब इसकी अलग अलग रक्षा करने की जरूरत नहीं है, एक ही चारों तरफ तक एक दीवार, पक्की ईंटों की दीवार, अंदर कच्ची ईंटों की दीवार और बीच में शोभा यात्रा पत्ता पूरा पूरा, जहाँ सेना मार्च किया करती थी, सैनिक घूमा करते थे, कोई अंदर एंट्री ना मार सके। समानता के थोड़े थोड़े तो लक्षण दिखाई दिए, इसीलिए लोथल को याद भी रखना, याद की बात है। ठीक, क्या लिखा, भोगवा नदी लिख दिया, लिखो अगला पॉइंट। यह यहाँ दोनों टीले समझ गए, पश्चिमी और नगर टीला, यहाँ दोनों टीले एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त थे, एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त थे। रक्षा प्राचीर से युक्त थे। पहली बार लोथल ऐसा स्थान है, ये लोथल है ना, ए छोकरिया, ये लोथल है ना, ये पहला स्थान, पहली बार यहाँ घरों में ना, यहाँ की जब घरों खुदाई करी गई तो मेहराब का प्रयोग दिखाई देगा। ये सब मेहराब बोलते हैं। देखो किसी घरों में जाओगे ऐसे ही तो दरवाजे गोल गोल पाए जाए, ऐसा करके बिल्कुल दरवाजे बिल्कुल गोल गोल पाए जाते। मस्जिद में जाओगे, मस्जिद में इस तरह करके मेहराब दिखाई देगी बिल्कुल। इस आकृति को मेहराब बोल लो, मेहराब। बट वहाँ जाओगे ना, ताजमहल देखने भी जाओगे या इधर दूसरा दिल्ली में जाओगे, समझिए बात, तो बहुत सारी मस्जिद पुरानी तो ऐसा करके दिखाई देगी। हमारे पुराने घर बिल्कुल ऐसे ही थे, सही बात है, ऐसा करके मेहराब का प्रयोग हुआ करता था। तो पहली बार मेहराब का प्रयोग दिखाई दे रहा, इससे पहले कभी मेहराब का प्रयोग नहीं दिखाई दे रहा। ये लोथल ऐसा स्थान, समझ गए बात। लिखो अगला पॉइंट, लिखो यहाँ पहली बार घरों में मेहराब का प्रयोग दिखाई देता है। अच्छा, वर्तमान समय में तुम अपना गेट खोलते हो तो थारा गेट थारे घर के अंदर की तरफ खुलेगा, बाहर की तरफ खुलेगा, तो गंदगी अंदर आ गई, बाहर जागी, अंदर ही आ गई, गंदगी अंदर जागी, बाहर जागी। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा आता। यहाँ पता क्या करता है, जितने भी गेट थे ना सारे के सारे, इस लोथल की जगह बात बता रहा हूँ, तो सारे के सारे जो गेट है ना वे सड़क की तरफ खुल ले। अब सड़क की तरफ खुलना इस बात का प्रतीक है, इसका मतलब जितनी भी गंदगी आ गई ना वह सारी की सारी बाहर ही चली जाएगी। अंदर पोल्यूशन के हिसाब से शायद बनाया, अंदर लगा सको। क्या होगा, बाहर की साइड खुला, तो तुम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों मैच करो, उनमें मिली जुली संस्कृति होगी तुम्हारी। अगला पॉइंट, अब ये गेट ही देख घर जाके चलो लिखो, दरवाजे सड़क पर खुलते थे। लिखो यहाँ दरवाजे सड़क पर खुलते थे। लिखो यहाँ दरवाजे सड़क पर खुलते थे। फटाफट लिखो, फास्ट। लिख दिया। यहाँ तक फारस की मोहर में मिली। अब बता दो फारस कहाँ पड़ा, फारस कौन सा देश है? फारसी खाड़ी, तो वहीं फारसी लोग रहा और सारे मोमनों लोग रहा। और फारस की मोहर यहाँ तक मिलना किस बात का प्रतीक है? इसका मतलब है यहाँ के लोग ना वहाँ के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे। गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिलन तो बंदरगाह जहाँ जहाज को रखा जा उसे गोदीवाड़ा बोल लो। गोदी में जहाज को टंगा कर रख लिया उसे बोल लो गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले। लोथल एक प्रकार के एक जमाने में बंदरगाह हुआ करता था। बात समझ में आई है तुम्हारी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर जा रही? तो यहाँ तो गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले लोथल से। दूसरे नंबर पर क्या है यहाँ से फारस की मोहर मिलना इस बात का प्रतीक यहाँ के लोग फारस के लोगों के साथ व्यापार किया करते थे और शायद भी समुद्री व्यापार से भी परिचित थे। और वही सवाल पूछा हुआ कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार से परिचित थे? तो गोदीवाड़ा के साथ समुद्र के अंदर बंदरगाह बना घंटा करते थे उसका, जब समुद्री व्यापार से परिचित नहीं आते हुए परिचित थे। पता नहीं क्या क्या गया था परिचित थे में आया समझ। इतनी जनसंख्या नहीं थोड़ा बढ़ा रही थी ना। लिखो आगे चलो। लिखो यहां से फारस की मोहर मिली है। यहां से फारस की मोहर मिली, इतना ही लिख लो, याद आ जाएगा बस। फारस मोहर मिली, आधे शॉर्टकट मार देंगे इतना ही। अगला पॉइंट लिखो, यहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले।
गोदी बढ़ा के ब्रैकेट में लिख दो बंदरगाह। वो जो कहते थे बिछड़ेंगे हम ना कभी, अलविदा हो गए देखते देखते। लिख दिया। अच्छा तुमने वह कहानी पढ़ी कि एक चालाक लोमड़ी हो और एक कौवा हो, आया समझ में? तो उसमें कंकड़ पत्थर डाल दो जा और वो पानी ऊपर उठ का जा। किस तरह कहानी हुआ? चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानी हुआ, कोई बचपन में पढ़ाई जावा। लोमड़ी की कहानी अलग है, कौवे की कहानी अलग है। तो ऐसी जो कहानी ना ऐसी कहानी के साक्ष्य मिले जिन्हें हम पंचतंत्र की कहानी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, लिखो यहाँ से चालाक लोमड़ी, यहाँ से चालाक लोमड़ी व प्यासे कौवे की कहानी का अंकन मिलता है। चालाक लोमड़ी व प्यासे कौवे की कहानी का अंकन मिलता है। एक दिलचस्प बात बताने जा रहा हूँ यहाँ से जो बहुत अच्छी चीज मिली। यहाँ पति और पत्नी को 7 दफनाएं जाने के साक्ष्य मिले। पति पत्नी 7 दफनाए जा रहा। बिल्कुल जो तुमने कहानियां बात अभी सती प्रथा, यही बात इतिहासकारों ने आरोप लगाया। देखो तुम इतिहासकार बढ़ेंगे कि ये सती प्रथा, लेकिन बाद में जाकर रिसर्च करी गई ना, तो जो महिला का शरीर था वो तो पुरुष तो अलग पाया गया, शायद बाद में दफनाया गया हो। उन दोनों का समय काल अलग था, एक बाद में मरी एक बाद में मरी। इसका मतलब एक तो बाद में पहले मर गया होगा या बाद में मरी, दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग था दोनों का। दोनों को एक ही कब्र में दफना रखा था, शायद दोनों एक दूसरे के बहुत प्रेमी रहे हो, इसलिए दोनों की कब्र एक साथ दफनाई गई। जैसा वो पिक्चर थी किस्मत 2 आई थी ना, तेरे नाल पागला है, मुझे नहीं पता। इसे बोलते हैं युग्म समाधान। देखो यहाँ से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कुछ लोग सती प्रथा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन सही बात नहीं है, याद रखना बात। लिख दिया यहाँ तक। अग्निवेदिका के साक्ष्य भी यहाँ से अग्निवेदिका के साक्ष्य भी मिले हैं। देखो यहाँ से यहाँ पड़ा इस स्थान पर गुजरात में, उसका नाम है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा कितने स्तर पढ़ ले पहले बताओ मैंने? 7वें स्थल का नाम है सुरकोटड़ा, गुजरात में पड़ा। अगली आड़ी बनाओ, 7वें स्थल का नाम है सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा सुवर्णीय है, सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा और लोथल दोनों ऐसे स्थल जो एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त, जैसे यहाँ बताया गया है। ये दोनों का नाम हमेशा याद रखना। लिखो पहला पॉइंट, पहले लिखो कहाँ से हो, आसान लिखो। गुजरात, नदी, कोई नदी के किनारे नहीं है। लिख दिया ना यहाँ तक, गुजरात में मिल गया। उसके बाद लिखो अगला पॉइंट, लिखो यह भी एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त है। यह भी लोथल की तरह एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त है। याद भी तो हो जाएगा ना, लोथल भी वही है। यह भी लोथल की तरह एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त है। समझ गए ना? यहाँ के दोनों नगर, पश्चिमी नगर हो, पश्चिमी टीला हुआ या पूर्वी टीला हुआ, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से युक्त है। इंपॉर्टेंट बात, यहाँ के जो मकान है ना, उसमें पत्थर का प्रयोग हुआ।
मकान बनाने में पत्थर का उपयोग। इधर देखोगे तुम, भाई जी वाला जो स्कूल था वो, जो उसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, तो उसमें पता क्या हुआ था, उसमें पत्थरों का प्रयोग करते थे, पत्थरों का प्रयोग हो रखा था मकानों में, मकान बनाने में। लिखो लिखो, यहाँ मकानों में, मकान बनाने में पत्थर का उपयोग हुआ है, लिख लो, यहाँ मकान बनाने में पत्थर का उपयोग हुआ है। और पता क्या मिला यहाँ से, जैसे तुमने देखा आजकल आईएएस का बंगला देखोगे, उसके बाहर एक गार्ड भी लगा, तुम्हें गार्ड के लिए भी क्या है, पूरा का पूरा इमारत से बना कर रखो, भवन बना कर रखो टाइप का, भाई तू बैठ जाए यहाँ से, ऐसे यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। इसे हाउसिंग गार्ड के साक्ष्य बोला, हाउसिंग गार्ड, रक्षा भवन। लिखो यहाँ से गार्ड हाउस या रक्षा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए, गार्ड हाउस या रक्षा भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। कुछ लोग आरोप लगाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं आते। सुरकोटड़ा एक ऐसा स्थान है, सुरकोटड़ा, घोड़ा, सुरकोटड़ा याद रखना, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले यहाँ तक। जब उसको रिसर्च करा ना, रिसर्च करके पाया गया ये 2000 BC पुराने थे, और यहाँ के लोग यहाँ के लोग घोड़े से भी परिचित थे। अब ये बात प्रूफ हो चुकी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे। अब बस घोड़े ये नहीं साक्ष्य मिले में कि घोड़े का उपयोग करना जानते थे, सेना में लेके चल जाते थे। मुझे लगा यहाँ तो कोई घातक औजारी पर्याप्त नहीं हो रहे, यानी शांतिपूर्ण सभ्यता थी आया समझ में ना, कोई डेंजरस औजार मिले यहाँ से। इसका मतलब यहाँ के लोग एक दूसरे पर युद्ध करने में ना इतने माहिर ही नहीं आते, उन्होंने घोड़े का उपयोग करना नहीं सीखा था। भाई घोड़े का उपयोग करना कब शुरू होगा, जब उस व्यक्ति को बहुत दूर निकलना होगा, किस उद्देश्य के साथ निकलना होगा, लड़ाई में निकलना होगा, सही बात है। इसका मतलब यहाँ घोड़े तो परिचित तो थे, लेकिन उन्होंने घोड़े का उपयोग ना युद्ध में करना नहीं सीखा था। युद्ध तो परिचित है ही नहीं, कहीं की शिक्षा था, कर्मण थोड़ा ही हुआ इनका। लिखो यहाँ से घोड़ी की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, घोड़ी नहीं घोड़े। कितने पुराने हैं, 2000 BC पुराने हैं। अच्छा कलश बताओ क्या हो कलश, कलश के समाधान के साक्ष्य मिले। कलश को दफना दो, अंदर मिट्टी में दफना दो, क्या पता शुभ माना जाता होगा। आज भी कुछ ऐसे स्थान है जहाँ तो चांदी के बर्तन निकल रहे, ऐसे बहुत पुराने स्थान वहाँ चांदी के बर्तन निकल रहे, उसके अंदर तो सिक्के भी निकल जा। कुछ लोग तो ऐसे राजस्थान में भी बताते नहीं, अगर उन पर रिसर्च करके देखोगे ऐसे बैठते हैं 2500 ईसा पूर्व तो पहले। और सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ लोग बताते नहीं, जानकारी देते ही नहीं, बता दे सरकार पकड़ लेगी, सारा कब्जा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से स्थान हो सकता है उत्तराखंड में भी कहीं तो कुछ मिला हो, किसी घरों में तो भी। बता कौन रहा, बता रहा कौन। और कहते नहीं गाँव में लोग, उनको इनके यहाँ तो माया निकली थी, अरे अमीर हो गए थे। गाँव में इस तरह कहानियाँ प्रचलित है, महिलाओं के बीच में माया निकली थी और तब से अमीर हो गए थे बहुत। और इनके यहाँ गाड़ियाँ बंगला सब चीज़ें इनके यहाँ से। आधे लोग कहो वह माया चल कर धरती में नीचे आ जा, जिस किस्मत वाले उसके यहाँ निकला। ये मैंने सब ये ऐसी कथा कहानियाँ भी सब अपनी माता के मुख से और आसपास की पड़ोस की महिलाओं के मुख से सुनी है। लिखो यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, कलश समाधान। यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है जी, अजी ठीक है जी, ठीक है जी। अजी कितने स्थल हो गए जी? अजी 8वां स्थल बनाओ जी आड़ी, उसका नाम है रोपड़, हंसपड़ नहीं रोपड़। वर्तमान समय में से रूपनगर के नाम से जानते हैं पंजाब में ही है, रूपनगर, थोबड़ा नगर नहीं, रूपनगर। जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज करी थी,
पंजाब में हो, लिखो स्थान इसका पंजाब, सतलज नदी के किनारे। और जब देश आज़ाद होगा ना 1953 में खोजा गया पहला स्थल है। इसमें पहला पॉइंट ये लिखना, यह स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। 1953 में खोजा गया, यह स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला स्थल है। जब आज़ाद हो चुके ना हम, तब यह स्थल खोजा गया। दूसरी खास बात यहाँ ना अंडाकार जो कब्रगाह ना उसके साक्ष्य मिले। यानी अब देखो अंडा कैसा गोल नहीं होता, ऐसी कब्रगाह बनाई गई यहाँ, गोल कब्रगाह में अंडे के आकार की कब्रगाह बनाई गई, कब्र बनाई गई। उसके बाद इंसान को, जो मर गया इंसान, उससे लेटा दिया गया उसके अंदर। तो अंडाकार कब्रगाह के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। समझ ये बात, लिखो यहाँ से अंडाकार कब्रगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से अंडाकार कब्रगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो यहाँ से अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, जब मैं पाषाण काल पढ़ रहे थे, नौ पाषाण काल, तो वहाँ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। तो मैंने वहाँ भी बताया था इसके बारे में, बताया था नहीं बताया था। तो यहाँ पे भी कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले, वहाँ भी लिखवा रखा मैंने इसके बारे में। लिखो यहाँ मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ मनुष्य को कुत्ते के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ब्राइट में जैसे नौ पाषाण काल के बुरजोम से प्राप्त हुए हैं। बुरजोम कहाँ पड़े? कश्मीर में। रूप तेरा मस्ताना, प्यार तेरा। कितने स्थल हो गए? आठ हो गए ना। नौवा लिखो, उसका नाम है बनावली, हरियाणा में पड़ा, लास्ट है। नदी नहीं है, कई सारे में नदी ठाव है, फिर जाइए। याद मिला हल का खिलौना, हल नहीं आते क्या, हल चलाने वाला, उसका खिलौना मिला है। हाँ यू भारत का पहला स्थल है जहाँ तक नारी की मरण मूर्ति मिली। लिखो यह भारत का पहला स्थल है जहाँ नारी की मरण मूर्ति मिली है, मिट्टी की बनी हुई मूर्ति मिली यहाँ तक। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है, याद रखना इसका बनावली का। यार यूं नहीं है सबसे बड़ा राखी गढ़ी, काट दो स्पेक्ट। हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा था ना इसमें, राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल हो, काट दो ठीक। अभी क्या लिखा तुमने? नारी की मणि लिख लिया यहाँ तक। अच्छा नहीं बताओ, पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन से राज्य में? गुजरात में। दूसरे नंबर पर राजस्थान में, तीसरे नंबर पर हरियाणा में। लिखो नोट, NOT नोट, नोट नंबर 1 में लिखो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल।
बनावली है, बनावली नहीं राखीगढ़ी, बनावली क्यों आ रहा है बार बार, राखीगढ़ी है। और सबसे बड़ा कहाँ है वो, अक्षेत्रफल में, ब्राइट में लिख भी दो, अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। जिंद जिला कहाँ पड़ा है, जिंद जिले में, हरियाणा का जिला जिंद जिला, जिंद जिला। कोई दिक्कत यहां तक? अब मेरी बात सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, ठीक मैं समझा रहा हूँ, यूट्यूब पर तो वीडियो में देख कर लिख लेना। कुछ महत्वपूर्ण स्थल नाम बता रहा हूँ, देखते तुम कितना याद कर पाते हैं। बहुत छोटे छोटे स्थल हैं, अनुसंज्ञा स्थल बोल लेना, प्रतिनिधि स्थल नहीं है। 8-9 स्थल जो मैंने पढ़ाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने ही पढ़ने। लेकिन आजकल बहुत डेप्थ में जाकर सवाल पूछने लगा, इसलिए मैंने सर्च करके ये स्थल लिख दिए जो ताज़ा ताज़ा खोजे गए। अरे पता नहीं चाहिए कहाँ से। एक स्थान है गुजरात के अंदर, उसका नाम है रंगपुर। हेडिंग अब जाए बना ले कॉपी में अपने, कुछ महत्वपूर्ण स्थल। नंबर फर्स्ट रंगपुर हेडिंग बनानी, और रंगपुर गुजरात में पड़ा, और गुजरात के कठियावाड़ में पड़ा गया। और यहाँ पता क्या है, चावल की भूसी के साक्ष्य मिले यहाँ तक। और ये सवाल पक्का पूछा जाएगा, चावल की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले। अगर ये नहीं पूछा जाएगा तो रंगपुर जब पूछा जाएगा, और मैचिंग करके उन्हें पूछ रहे रंगपुर कहाँ पड़ा, गुजरात में पड़ा रंगपुर। और है क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। याद रहेगी बात। या एक और स्थान का नाम बता रहे हो, उसका नाम है कुतांसी। क्या पर छटाओ की मात्रा, तांसी, कुतांसी, कुत्ती सी नहीं कुतांसी। गुजरात के राजकोट में पड़ा, गुजरात का राजकोट। और यहाँ तक सिंधु सभ्यता आ जाओ, सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ के बर्तन प्राप्त हुए। यहाँ तक बर्तन दो स्थल बताए मैंने महत्वपूर्ण स्थल में। तीसरा बता रहा हूँ, एक का नाम मालवण। मालवण ये कहाँ पड़ा, गुजरात में। गुजरात के कौन से जिले में पड़ा, सूरत जिले में। ये भी सिंधु संस्कृति के लिए फेमस है। मालवण अगर पूछ रहे तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, गुजरात में पड़ा। ठीक। तीसरा बता रहा हूँ, भगत राव। पहले ना बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा, सबसे दक्षिण? दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ा, महाराष्ट्र में। उससे पहले अगर पूछा जाए ना, जब तक उसकी दैमाबाद की खोज नहीं हुई थी, तब तक उससे पहले बता सबसे पहला स्थल कौन सा था, भगत राव। भगत राव गुजरात में पड़ा था। ऐसे नाम देकर पूछा, मैचिंग करके पूछा भगत राव कहाँ पड़ा, तो भगत राव गुजरात में पड़ा। कहाँ से पड़ेगा, ये दक्षिणी जो नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले दक्षिणी स्थल था। इसके बाद ना फिर खुदाई करते 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 नीचे चले गए। हो सकता खुदाई करते करते केरला भाग जाए। सही बात यार। अब फिर निकालने लगा, सिंधु घाटी सभ्यता तो पूरी दुनिया नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता नहीं आती, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सभ्यता थी। एक रोजदी, रोजदी पड़ता गुजरात में और सौराष्ट्र जिले में। ये गुजरात के कुछ स्थल बताए मैंने तुम्हें, रंगपुर, कुतांसी, मालवण, भगतराव, रोजदी। ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। नोट में बनाए, कॉपी में लिख लेना है, छोड़ना मत बिल्कुल भी। अब हरियाणा के स्थलों के नाम बताना हूँ, सुनना। राखीगढ़ी का नाम मैंने अभी बताया, राखीगढ़ी पड़ता है जिंद जिले में, जिंद। अक्षेत्रफल में सबसे बड़ा राखीगढ़ी, अभी मैंने नोट में लिखवाया अभी इसके बारे में। और सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछा कहाँ से पड़ेगा, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल गुजरात में। दूसरे नंबर पर राजस्थान में, तीसरे नंबर पर हरियाणा में। पहले नंबर पर राजस्थान गुजरात में, दूसरे नंबर पर राजस्थान में, तीसरे नंबर पर हरियाणा में। एक कुणाल, कुणाल ये पड़ेगा हिसार जिले में। हिसार जिला कहाँ पड़ा, हरियाणा में। और यहाँ तक क्या मिला, चांदी का मुकुट। मैंने कहा नहीं, कुछ कुछ मिलते रहा है, आधे लोग बताते ही नहीं क्या क्या मिल रहा है। एक मित्ताथल, ये हरियाणा के भिवानी जिले में, भिवानी। हाँ ये भी लिख लेना है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। भी याद रहेगी बात यार। चलो लिखने हैं सारे के सारे, इसलिए बोल के बता रहा हूँ मैं वीडियो में। एक भगवानपुरा, जो कहाँ पड़ा, हरियाणा में। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, ये भी सिंधु संस्कृति का स्थल है। एक पड़ा नौशेरा, ये पड़ा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। नौशेरा इसलिए फेमस है, वहाँ जो स्त्री है ना, उसकी मांग में सिंदूर के साक्ष्य मिले। हाँ क्या है, गूगल पे जाके सर्च करें। एक बड़ा सुतकाहागेडोर, यो बंदरगाह। सुतकाहागेडोर और सुतकांगेडोर एक ही दोनों।
दास्क नदी के किनारे ये एक प्रकार का बंदरगाह भी हुआ करता था, यहाँ से व्यापार हुआ करता था। एक सोत का कोहो, सोत का कोहो, हाँ यो सादी कोर नदी के किनारे, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और दोनों पाकिस्तान में ही है। जब भी बता रहे नौशेरा, सोतकांगेडोर, सोतकाकोहो, ये सब पाकिस्तान में। एक बालाकोट जहाँ एयर स्ट्राइक हुई थी, आया समझ में, वो बंदर, ये भी एक प्रकार का बंदरगाह और ये भी सिंपी उद्योग के लिए फेमस है। सिंपी उद्योग, सिंपी उद्योग, शंख नहीं होता, शंख वाले टाइप वे शंख बनाए जाते थे यहाँ से। एक कोट दीजी, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये पुराना स्थल है और ये सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले यहाँ तक। और कोट दीजी था और ये बिल्कुल यहाँ पड़ेगा बीचों बीच में, यहाँ से मध्य स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का मध्य स्थल है, पाकिस्तान में पड़े कोट दीजी, कोट दीजी, ठीक। एक अलीमुरार, ये भी सिंधु नदी के तट पर ही। अब सवाल है, ये तुमसे पूछ लेगा अफगानिस्तान के स्थल बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में फैली हुई थी, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में 2 ही स्थल मिले, एक का नाम है मुंडीकाक, मुंडीगाक, गाक, एक सोर्त धुई। तो कितने स्थल मिल गए यहाँ से? यहाँ ना फारस और जो मध्य एशिया उनके साथ व्यापार किया करते थे, मध्य एशिया के फारस वालों के साथ व्यापार किया करते थे अफगानिस्तान के रास्ते, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो अफगानिस्तान में कितने स्थल मिले केवल? आज क्या काम करना, आज घर जाकर जितने भी सवाल यूपीएससी मार रखे, पीसीएस मार रखे, सारे क्वेश्चन उधेड़ने, एक भी सवाल न बचे जा। सिंधु घाटी सभ्यता का इतना कॉन्सेप्ट समाप्त हुआ पूरा का पूरा। अब बेंच का पार्ट चलेगा, पीटी का एक भी सवाल न बचता। देखते हैं कौन कितने सवाल लगाता है। समझ बात, आज का काम यही है, देखते हैं कौन कितने सवाल लगाता। और तुम घर को चलो और पीछे पीछे मेरा वीडियो आ रहा है। सही बात यार, तुम घर को चलो, हम पीछे पीछे 3 वीडियो नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के 2 ही वीडियो। हाँ 2 में कंबाइन कर दिया मैंने, दोनों में क्लास में डाल दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी बात, सिंधु घाटी सभ्यता क्या हुई समाप्त, लेकिन पीटी के लिहाज तक। किसके लिहाज तक? अब किसके लिहाज से चले गए? अब हम क्या पढ़ाएंगे? जो ओरिजिनल हिस्ट्री हो ना वो पढ़ाएंगे बेटा। हिस्ट्री जो ओरिजिनल हो वो पढ़ाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था क्या थी, पैसे रोकड़ा कहाँ से लेकर आते हैं, कैसी थी यहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज कैसा था यहाँ का। सुनते क्यों नहीं तुम? समझे? तो इसके बाद हम ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए चलो, हो तो क्लास आज के लिए इतना ही।